हाँ जी, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस तरीके से नहीं। सो हे गाइस, दिस साइड सीएसईएम आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। लास्ट लेक्चर उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आप सभी लोगों से कि प्लीज वो लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको लगेगा कि सर आपने तो उस वाले लेक्चर में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है करके, सॉरी। तो आप लोगों को लगेगा कि उस वाले लेक्चर में तो आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, बट एक्चुअलिटी में मैं आपको बता दूं, वो जो पर्टिकुलरली वो जो लेक्चर है आप लोगों का, वो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है। तो अगर मैं इतनी बार बहुत ज्यादा यूजफुल बोल रहा हूं तो दैट मीन्स आपको वो जरूर से देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करके आप वो लेक्चर पहले देखेंगे, देन आप इस वाले लेक्चर पर आएंगे, जहां पर मैंने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में आप लोगों को एनालाइज करके बताया है कि ये सब्जेक्ट किस तरीके से वर्क करने वाला है, आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली हमको चलना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड बाय मी इन दैट लेक्चर। तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, है ना जी। तो अब आज की इस लेक्चर से हम लोग हमारा ऑफिशियली सफर स्टार्ट करेंगे सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ लेना चाहूंगा, डोंट वरी। अब अगर मैं कुछ भी शब्द बोल रहा हूं या मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो उसका पूरा का पूरा डायरेक्टली लिंकेज आपके सब्जेक्ट से होने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कोई एग्जांपल भी दे रहा हूं तो आपका पूरा का पूरा फोकस अब आपका आपके दिमाग यही होना चाहिए। उसका मैसेज आ रहा है तो उसको बोल देना कि प्लीज 2 घंटे रुक जा, लाटा सर की क्लास लेकर के मैं तेरे से वापस से बात करता हूं या करती हूं, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग अपने आप को डीएनडी पर डाल देंगे कि भैया कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। अब ध्यान से सुनना आगे की बात। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बाई एयर ट्रेवल किया होगा। जिन्होंने भी ट्रेवल नहीं किया उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको घबराने का बात नहीं है। बाई एयर ट्रेवल करने का भी एक अपना अलग मजा है। कहते हैं ना कि हम लोग पूरी जिंदगी, मतलब बचपन में हम लोग हमारे घर की छत से आसमान में देखते हैं, और एक जमाना आता है, एक समय आता है जब हम लोग आसमान से जमीन को देखते हैं। ऐसा फील आता है, डेफिनेट सी बात है। हर कोई इंसान सोने की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुआ होता। इवन जब मैं फर्स्ट टाइम, अगर मैं मेरी बात करूं तो शायद आई वॉज 21 और 22 जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बाई एयर ट्रेवल किया था करके, है ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी बाई एयर ट्रेवल नहीं किया तो घबराइएगा नहीं, बहुत जल्दी बहुत बार मौके मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ट्रेवल किया है या जिन्होंने ट्रेवल नहीं किया उन्होंने सुना होगा, देखा होगा मूवीज में। दोस्तों, होता क्या है कि आप लोगों को जब भी बाई एयर ट्रेवल करना होता है तो आप लोगों को बोर्डिंग टाइम होता है। दैट मीन्स लेट्स से आप लोगों का दोपहर 12 बजे आप लोगों का, या मैं यूं कहूं आफ्टरनून 12 o'clock आपका फ्लाइट है। आपकी फ्लाइट 12 o'clock है। डोमेस्टिक के अंदर 40 से 45 मिनट्स पहले आप लोगों को चेक इन करना होता है। तो इसका मतलब ये होगा, मैं मान लेता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि आप लोग 11 बजे वहां पर पहुंच गए। अब 11 बजे के आसपास आप वहां पर पहुंच गए, आपने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद में एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस ये होता है कि आप लोगों को एयरपोर्ट पर, आप लोगों को एरोप्लेन में सीधा जाकर के चेक इन नहीं होता है। आप एरोप्लेन के, दैट मीन्स एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से आप लोग अपना बोर्डिंग पास लेंगे, और बोर्डिंग पास के थ्रू आप लोगों को क्या होगा, जिस भी कंपनी का आपने एयरलाइन का, जिस भी एयरलाइन कंपनीज का आपने फ्लाइट बुक किया होगा, उनकी खुद की एक डेडिकेटेड बस होती है। दैट मीन्स लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप लोगों ने इंडिगो से, दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट बुक करी। तो आप दिल्ली के एयरपोर्ट पर हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। तो वहां पर आपने क्या किया, इंडिगो की फ्लाइट बुक की है तो इंडिगो की बस आती है। इंडिगो की बस आपको बैठाती है, और बैठा करके वो क्या करती है, आपके जो आपका फ्लाइट है, जिस फ्लाइट में आप लोग ट्रेवल करने वाले हैं, उस फ्लाइट में, जो कि फ्लाइट कहां खड़ी होगी, पार्किंग लॉट में खड़ी होगी, तो वहां पर वो आपको ड्रॉप करती है। देन आप लोग वहां से अपनी फ्लाइट में चढ़ते हैं। जैसे ही आप लोग सब लोग चढ़ जाते हैं, उसके बाद में उसका गेट बंद होता है। देन वो क्या होता है, आप लोगों का जो फ्लाइट है वो पार्किंग लॉट से रनवे पर आती है। बहुत धीरे 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 धीरे, हार्डली 20-30 की स्पीड में चलता है। बहुत धीरे 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 करके वो रनवे पर आ जाती है। और रनवे पर आ जाने के बाद में क्या होता है, वो वहां से आप लोगों के पास एक इंस्ट्रक्शन आता है। वो बड़ी मधुर आवाज में, वो बड़ी एयर होस्टेस कि कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, हम लोग बहुत जल्दी उड़ान भरने वाले हैं करके। तो ऐसा करके आपके पास एक अपडेट आता है। आप लोग हैंड टू हैंड अपने सीट बेल्ट को लॉक कर लेते हैं।
एंड देन वो मोमेंट आता है जब अगर हम लोग विंडो सीट पर हैं तो भाई साहब वो वाला फील देखने के लिए, जो बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं उनको तो नहीं, बट मैं आपको बता दूं मैं भी बहुत बार ट्रेवल कर चुका हूं, मुझे भी आज भी वो मजा आता है जब मैं वो रनवे पर और फास्ट वे में जब टेक ऑफ करता है तो सेम उस टाइम पर क्या होता है, बहुत फास्ट वे में ले जाकर के पायलट जो है उस फ्लाइट को टेक ऑफ करा देता। सर हम यहाँ पर क्या एयर ट्रेवल एजेंट बनने आए हैं क्या? अब दोस्तों यहां पर इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है। ये जो ट्रेवल करने वाले यात्री हैं, ये यात्रियों का नाम है स्टूडेंट। इस प्लेन का नाम है एससीएम का सफर। इसको चलाने वाला जो पायलट है वो है सीएसीएमए आशुतोष लाटा। अब आप लोगों को क्या हुआ है कि स्टार्टिंग में आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स स्टार्टिंग के 1 2 3 लेक्चर्स में मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको सिंपली बोर्डिंग पास दे करके बस में बैठा करके आपको प्लेन तक लेकर के आऊंगा। धीरे धीरे फिर हम लोग उस प्लेन को, जैसे ही आप लोग कुर्सी की पेटियां बांध लेंगे, मैं प्लेन को लेकर के आऊंगा पार्किंग लॉट से रनवे पर, और जब मुझे लग जाएगा कि यस नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ, तो फिर उसके बाद में फुल फ्लेज्ड स्पीड में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पूरे क्लासेस पूरे सिलेबस को करने वाले। तो सेम आप लोगों को लेकिन ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना। हो सकता है कि आपको ये स्टार्टिंग का एक लेक्चर में आपको लगे अरे यार इतना ज्ञान सर, इतना ज्ञान क्यों बांट रहे हो सर, हमको इतने ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं हो सकता है कि आपको ज्ञान की जरूरत ना हो, बट आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप करने जा रहे हो सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सफर। अब जब आप सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सफर करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो सीएमए फाइनल में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो आपने किया है, उस सब्जेक्ट में करने से पहले कॉस्टिंग आपने इंटर के लेवल पर भी देखा हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप लोगों ने इंटर में कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में देखा होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 2 में देखा होगा, और देन अब आप लोग ग्रुप 3 में आ चुके हैं सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के सफर पर। तो सबसे पहला मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो ये कि सर अगर सब्जेक्ट एक ही है कॉस्टिंग, तो उसको 3 अलग अलग हिस्सों में क्यों बांटा गया है, और बांटा गया है तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट का रहा होगा, हमको हर एक फेज में क्या एडिशनल सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट ने इस सिलेबस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग देखा, कॉस्ट अकाउंटिंग। ग्रुप 2 में हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए कि सर सब्जेक्ट के नाम तो हमें ऑलरेडी पता था, आप क्या बताने वाले हो वो बताओ। दोस्तों आपका पहला लेवल जहां पर अगर मैं बात करूं तो वो था आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों आप लोगों ने जब ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जब आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती कर बैठते हैं और वो ये कि यार ग्रुप 2 पहले कर लेते हैं, ग्रुप 1 बाद में कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए ग्रुप 2 में थोड़ी डालता, उसको ग्रुप 1 में डाल देता। ऐसी गलती उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से किसी ने नहीं की होगी, कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ग्रुप 2 पास किया फिर ग्रुप 1 पास किया करके। कॉस्ट अकाउंटिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, या मैं यूं कहूं एक ऐसा एरिया है जहां से आप लोगों को ये सीखने को मिला कि कोई भी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस उसकी कॉस्ट क्या है। दैट मीन्स इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं तो कॉस्ट अकाउंटिंग ने आपको कॉस्ट का असर्टेनमेंट सिखाया। दैट मीन्स कॉस्ट कैसे आती है वो आपको सिखाया। क्या सिखाया दोस्तों? कॉस्ट असर्टेनमेंट आपको सिखाया। दैट मीन्स कॉस्ट कितनी है, हाउ मच, कुछ भी नहीं लिखना है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरे सिलेबस के दौरान मैं जब तक ना बोलूं तब तक आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको केवल और केवल स्क्रीन पर ध्यान देना है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है तो आपके पास स्पीड अप करके सुनने का पूरा पूरा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है हाउ मच कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड, मतलब कि कितनी कॉस्ट लगी। ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सीखा। देन कॉस्ट अकाउंटिंग से कितनी कॉस्ट लगी ये सीखने के बाद में हम लोग चले गए दूसरे सब्जेक्ट पर, जिसे हम लोगों ने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना दोस्तों, ये क्या करने वाला है, ये जो आप लोगों ने यहां से डेटा लिया, इस डेटा के इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए डिसीजन मेकिंग करता है। सर ये क्या हुआ?
दोस्तों आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों ने क्या सीखा कि कॉस्ट कितनी आई, कैसे आई। आप लोगों ने उसके लिए देखा कि मटेरियल का चैप्टर पढ़ा, लेबर का चैप्टर पढ़ा, ओवरहेड का चैप्टर पढ़ा। आपको बताया गया वहां पर जिस भी टीचर से आपने क्लास ली होगी, सेल्फ किया होगा, मेरे से लिया होगा, व्हाटएवर जो भी रहा होगा, तो हर टीचर ने आपको बताया होगा कि कॉस्ट में आप लोगों का मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड होता है। तो आप लोगों को ये तीनों कंपोनेंट सिखाए गए। फिर आप लोगों को जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब चीजें सिखाई गई। आपको पता है कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज ए मेथड और टेक्निक टू कंप्यूट द कॉस्ट। मतलब ध्यान से सुनना, वैसे ये पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का मैटर है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या सीखा आपने? कॉस्टिंग इज ए मेथड और टेक्निक टू कंप्यूट द कॉस्ट। मतलब इन शॉर्ट वहां पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो डेफिनेशन क्या थी? वो डेफिनेशन थी कि कॉस्टिंग का मतलब है मेथड या टेक्निक। तो मेथड या टेक्निक आप लोगों ने वहां पे कुछ मेथड्स देखे। मेथड्स कौन कौन से थे सर? जॉब कॉस्टिंग था, बैच कॉस्टिंग था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था, प्रोसेस कॉस्टिंग था, इक्विवेलेंट कॉस्टिंग था। ये सारे के सारे आपके मेथड्स थे। उसके अलावा आपने कुछ टेक्निक्स भी देखी थी क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये सारे के सारे आपको टेक्निक्स थी। तो कॉस्टिंग क्या था? मेथड और टेक्निक टू कंप्यूट द कॉस्ट। अब आप लोग क्योंकि कॉस्ट को कंप्यूट कर चुके हैं, आपके पास कॉस्ट का वैल्यू आ चुका है। अब पॉइंट आता है कि सर इस कॉस्ट की जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए डिसीजन मेकिंग करना। अब ये डिसीजन मेकिंग किस तरह का हो सकता है कि क्या हम लोग सेलिंग प्राइस रखें, हम लोग आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को घर में बनाएं या बाहर से खरीदें, हम लोग कोई स्पेशल ऑर्डर हमको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, आपके सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, घर में बनाना है कि बाहर बनाना है, कोई भी पर्टिकुलरली ऑर्डर है, ये पर्टिकुलरली आपका स्पेशल ऑर्डर है, ये स्पेशल ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ये सारी की सारी आप लोगों को कहां सीखने को मिली? ये आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखने को मिला। डन सर। अब आपको पता है कि आप लोग ये 2 लेवल ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि कॉस्ट का असरटेनमेंट कैसे होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने डिसीजन मेकिंग सीख लिया। अब आप लोगों का पॉइंट आता है कि सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में फिर क्या डिफरेंट होने वाला है। मतलब इंसान कॉस्ट कैलकुलेट कर दिया, इंसान ने डिसीजन मेकिंग कर लिया, फिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या है, क्या डिफरेंट है? दोस्तों आप लोगों को बेशक आपके सीनियर्स ने बताया होगा कि कहीं ना कहीं इंटर का ही कंटेंट है, इंटर से ही दोनों मिक्स होकर के बना है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑल टुगेदर एडवांस वर्जन है। मैं इसका मतलब आपको डरा नहीं रहा हूं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कोई एडवांस वर्जन की ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ट्रिकी है, बट एडवांस वर्जन कैसे है? इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट एडवांस है। एडवांस कैसे है दोस्तों? एक एग्जांपल के सहारे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको एससीएम क्या है वो आपको समझ में आएगा। एससीएम में हम क्या देखने वाले हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल है, आप ध्यान से सुनना। आप सब लोगों ने टाटा मोटर्स का नाम सुना है। रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं। रियल लाइफ किसका? मेरी लाइफ। टाटा मोटर्स कंपनी है, आपको पता है इन्होंने एक प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च किया। मतलब अभी अभी इन द सेंस हो गया 1-1.5 साल हो गया। हैरियर ईवी, टाटा की हैरियर आती है और हैरियर का एक ईवी सेगमेंट इन्होंने लॉन्च किया। ईवी सेगमेंट लॉन्च किया और इसकी प्राइस उन्होंने क्या रखा? पहले तो सेगमेंट लॉन्च हुआ सर, लॉन्च हो गया। अब मैं टाटा मोटर्स के बिहाफ पे सोच रहा हूं, टाटा मोटर्स की बिहाफ पे सोच रहे हैं हैरियर ईवी लॉन्च करना। मतलब कि इसकी पूरी डिजाइनिंग हो गई, डिजाइनिंग के बाद में इसका प्रोडक्शन होगा। आप लोगों को प्रोडक्शन के बाद में यहां पर आपके पास क्या आएगी? उसकी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट आ जाने के बाद में आप लोग अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे और उससे आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। आपको लगता है कि कुछ इस प्रकार से प्राइसिंग होती होगी? आपको लगता होगा कि कुछ इस प्रकार से आपकी प्राइसिंग होती होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि टाटा हैरियर की के अंदर लगने वाला मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, ये सारे मिलाकर के लग रहे हैं 15 लाख। कितने के दोस्तों? 15 लाख रुपए। ये 15 लाख कैसे आया?
सर हमने इसकी कॉस्ट कंप्यूट करी। हमने क्या किया, इसकी कॉस्ट कंप्यूट करी। और ये कौन से सब्जेक्ट ने सिखाया हमको, कॉस्ट अकाउंटिंग ने सिखाया। किसने सिखाया, कॉस्ट अकाउंटिंग ने सिखाया कि मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस सारे के सारे आपने ओवरहेड्स को जोड़ लिया तो कॉस्ट आ रही है 15 लाख रुपए। और ये किसने सिखाया, कॉस्ट अकाउंटिंग ने सिखाया। अब इसकी हमारे को इसको बनाने के लिए कुछ फिक्स्ड खर्चे लगे होंगे, तो हमारे ब्रेक इवन एनालिसिस किया। हमने इसकी क्या प्राइसिंग रखनी है, हम इसको 3 लाख के प्रॉफिट से बेच दें, तो इसका हमने ये प्राइसिंग डिसीजन किया। ये प्राइसिंग डिसीजन क्यों किया, हमने ये प्राइसिंग डिसीजन किया क्योंकि हमें पता था कि भैया जी 15 लाख रुपीस की हमारी कॉस्ट है, 3 लाख रुपए हमने हमारा प्रॉफिट जोड़ लिया, तो हमने 18 लाख की प्राइसिंग रखी। ये प्राइसिंग किसके बेसिस पर रखी, हमारी जो कॉस्ट आई थी उसके बेसिस पर रखी। इसका मतलब यह हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग ने जो डेटा प्रोड्यूस किया, दैट मींस जो टोटल कॉस्ट प्रोड्यूस करी, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैंने एक प्राइसिंग डिसीजन लिया कि मुझे ये शॉर्ट टर्म में ये प्राइस रखनी है। ये हमें सिखाया मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने। ये हमें किसने सिखाया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने सिखाया। अब लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या सिखाने वाला है वो ध्यान से सुनना। हमने 18 लाख रुपए का प्राइसिंग डिसीजन लिया। एट द सेम टाइम हुंडई ने अपनी क्रेटा ईवी लॉन्च कर दी। क्या हुआ, एट द सेम टाइम हुंडई ने आपकी क्रेटा ईवी लॉन्च कर दी। और आपको बता दूं, ये दोनों कार, चाहे हैरियर हो और चाहे आपके क्रेटा हो, दोनों सेम सेगमेंट की कार हैं। दोनों आपके लिए मिनी एसयूवी कार बोले जाएगी, या मैं यूं कहूं 5 सीटर एसयूवी कार्स हैं दोनों। तो यहां पर हैरियर और क्रेटा में क्या होने वाला है सर, कंपटीशन होने वाला है। अब कंपटीशन के बिहेवियर के साथ आप लोगों को क्या करना है, आपको जो आपका प्राइसिंग है वो कुछ इस प्रकार से रखना है ताकि आप लॉन्ग टर्म में जाकर के, ध्यान से सुनना मैं जो अभी बोलने वाला हूं, आपको प्राइसिंग के अंदर अब आपको कंसीडर करना होगा आपके इस हुंडई को भी। जबकि आपने यहां प्राइसिंग करते समय आपने हुंडई को कंसीडर नहीं किया था, आपने केवल और केवल अपनी प्राइसिंग को कंसीडर किया कि अपन 15 लाख रुपए में अपनी कॉस्टिंग आ रही है, 3 लाख रुपए का अपना प्रॉफिट है, तो अपना अकॉर्डिंगली अपन ने 18 लाख रुपीस की अपनी प्राइसिंग हो जाएगी। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है। लेकिन आप लोगों का स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट नाम क्या है, ध्यान से सुनना, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब कि आपको कॉस्ट नहीं है, ओनली कॉस्ट नहीं है, उसको स्ट्रेटेजिक वे में मैनेज करना है। आपको कॉस्ट से, केवल कॉस्ट से मतलब नहीं है, आपको उसको स्ट्रेटेजिक वे में मैनेज करना है। स्ट्रेटेजिक वे का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपको अपने कंपटीशन का भी ध्यान में रखना है। आप जो प्राइस रख रहे हो वो कुछ इस प्रकार से आपकी प्राइसिंग होनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म तक आप अपने एनवायरमेंट में, या मैं यूं कहूं आपके कंपटीशन के अंदर आप सरवाइव कर सके, या आप लोगों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सके। तो उस लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए जब आप डिसीजन लेते हो तो वो कवर करेगा आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या कवर करेगा, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कवर करेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग केवल और केवल एक छोटा सा बच्चा है जो कि कहीं ना कहीं अकाउंटेंट से आपका आता है। मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग, वैसे आप लोग कहेंगे कि सर हमारा भी तो नाम में क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, तो हम लोग अकाउंटेंट्स ही तो हैं। मैंने कहा नहीं बाबा, आप लोग अकाउंटेंट्स नहीं हो, आप लोग अकाउंटेंट्स में नहीं आएंगे, आप लोग यहाँ पे मैनेजरियल लेवल पर रहेंगे। अब पॉइंट आता है कि आप लोगों का क्या सिनेरियो बनेगा। यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या हुआ, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग इज जस्ट नथिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको केवल ये चीज ध्यान रखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे टैली होता है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, वहां से आपके पास क्या होता है, एक अकाउंटिंग डेटाज आपके पास रहते हैं।
सेम लाइकवाइज आपकी कॉस्ट के अंदर रहता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो सेम लाइकवाइज आप लोगों के कॉस्टिंग के अंदर रहता है, जहां पर आप लोगों के मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन सभी तरीके के खर्चों को जोड़ करके कॉस्ट कंप्यूट कर दी जाती है। ये बेसिकली अकाउंटिंग लेवल का काम है, या मैं यूं कहूं अकाउंटेंट्स का काम। उसके बेसिस पर जो डिसीजन लेना है वो आपके मैनेजर्स का काम है, जहां पर हम लोग जाने वाले हैं। देन उसके बाद में लॉन्ग टर्म विजन से जो डिसीजन होगा, दैट मीन्स आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, सीएफओ लेवल के लोग, दैट मीन्स टॉप मैनेजमेंट लेवल के लोग, वो क्या करेंगे, वो करेंगे भैया हमारा जो प्राइसिंग डिसीजंस हैं वो कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए कि हम हमारे कॉम्पिटिशंस के अंदर बने रहें, हम कॉम्पिटिशन बिहेवियर को इजीली मैनेज कर सकें आप लोगों के लिए। तो ये सब चीजें आपके स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिखाने वाला है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर क्या ये एग्जाम्पल हमें कॉपी करना है? डोंट वरी, आपको कॉपी करने का समय दिया जाएगा। मैंने पूरा का पूरा आपके लिए जो नोट्स वाला एरिया है वो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, रेडी किया हुआ है। सर रेडी किया हुआ है तो क्या बुक में दिया हुआ है? नहीं बाबा, लेक्चर नंबर 1 में आपको लिखने का जरूरत पड़ेगा। जिनको लिखने की इच्छा नहीं है वो क्या कर सकते हैं? जिनको लिखने की इच्छा नहीं है वो भैया सीधा का सीधा अपनी वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में एडेड है, वहां से आप जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो इन शॉर्ट आपको अपने कस्टमर और आपके कंपटीशन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपकी प्राइसिंग करनी होती है। अब पॉइंट आता है कि सर यहां पर आप लोगों ने ये तो बता दिया कि कस्टमर को ध्यान रखना है, कंपटीशन को ध्यान में रखना है, लेकिन किस तरीके से रखना है, इन सब चीजों के लिए हम लोग बहुत डिटेल में बहुत अलग अलग टॉपिक्स, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और वो डिस्कस कैसे करेंगे हम लोग? चने खा के। तो आप लोगों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा। क्या ना, एनर्जी बनी रहनी चाहिए। खाने पीने वाला इंसान हूं मैं वैसे, है ना। आपको मेरे पुराने वाले वीडियोस जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बस अब खाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा बदल चुका है। अब प्रोटीन के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस है, फैट के ऊपर कम। यस, चलिए, आप लोगों ने ग्रोसरी आइटम्स या किसी भी तरह की शॉपिंग के लिए आप लोगों ने डीमार्ट, रिलायंस स्मार्ट, इन सब का नाम सुना होगा, मेट्रो, मतलब जहां से आप एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं शॉपिंग करने और उस बिल्डिंग के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, बिग बाजार। आपने कभी एक चीज नोट की? आज सपोज से मैं कोई भी एक आइटम समझ लेता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे सर्फ लेना है, सर्फ एक्सल, दाग अच्छे हैं, याद है ना? ये वाला एड याद है? सपोज से 1 kg की पैकिंग का सर्फ एक्सल जो है वो आपके डीमार्ट में मिलता है साहब ₹190 का। वही सामान जब मैं मेरे पड़ोस के अंदर जो मेरी रिटेल शॉप है उसके पास जाता हूं तो वो मुझे देता है ₹200 का। अब मुझे एक चीज बताओ यार, ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम सर्फ एक्सल है, सेम पैकिंग है, क्या डीमार्ट को उसकी कॉस्ट कम है, या डीमार्ट थोड़ा कम कमाना चाहता है, या आपका रिटेल शॉप वाला जो है वो ज्यादा कमाना चाहता है? क्या चक्कर है यार, मुझे एक चीज बताओ, ऐसा क्यों? दैट्स व्हाई डीमार्ट जो है उनकी सेल क्वांटिटी ज्यादा है। रीजन क्या है भाई साहब? रीजन है सर उनकी बल्क परचेजिंग। वो बल्क में परचेज करते हैं, बल्क में परचेज करने के साथ साथ उनका जो स्टोरेज है वो एफिशिएंट स्टोरेज है। एफिशिएंट स्टोरेज इन द सेंस उनका जो इन्वेंट्री टर्नओवर है, इन्वेंट्री टर्नओवर वो हाई है। इन्वेंट्री टर्नओवर हाई का मतलब क्या है? आपके लिए जो आपने जो भी स्टॉक मंगाया, एक हमारे पड़ोस की दुकान वाला आदमी है, सर्फ एक्सल बेचारा सर्फ एक्सल के 10 पैकेट मंगवाता है और 10 पैकेट को बेचने में उसको पूरा 30 डेज लग जाते हैं।
तो इन शॉर्ट उसके लिए 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000 रुपए ब्लॉक हो गए उसके, और ये ब्लॉक रहे कब? पूरे के पूरे 30 दिन के लिए। वही डीमार्ट वाला 10 सर्फ एक्सल 3 आवर्स में ही बेच देता है, वो 3 आवर्स में ही बेच देता है। तो इसका मतलब उसका इन्वेंट्री टर्नओवर आपका ज्यादा है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो लो प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर सकता। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों आपका प्राइस लीडर या कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप वर्सेस कॉस्ट डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनना, पूरे एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करना। कॉस्ट लीडरशिप वर्सेस कॉस्ट डिफरेंशिएशन करके एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉस्ट लीडरशिप को मैं कनेक्ट करता हूं, आप लोगों ने ओप्पो और वीवो के मोबाइल का नाम तो सुना ही होगा। ओप्पो और वीवो के मोबाइल जो है वो देखने को मिलेगा कि आपको सारे फीचर्स के साथ 15,000 से 20,000 की रेंज में सारे फोन आ जाते हैं, मतलब कि एक ठीक ठाक सी इकोनॉमिक रेंजेस में ये सारे के सारे फोन आ जाते हैं। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि 80,000 से लेकर के 1.6 लाख तक आपके आईफोन की कॉस्ट जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा है दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के कारण से। क्या ऐसा है कि आईफोन जो है वो 20,000 ये आ रहा है 20,000 का, और आपका आईफोन आ रहा है लेट्स से 80,000 का, मैं बेस मॉडल की बात कर रहा हूं। तो क्या ऐसा है कि आईफोन को बनाने में 60,000 रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है इसलिए वो 80,000 में आ रहा है? आंसर है नो। आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आपके एप्पल की जो सेलिंग प्राइस है या एप्पल के फोन की जो प्राइस है उस प्राइस में केवल और केवल कॉस्ट एंड प्रॉफिट ही नहीं जुड़ा है। ओनली कॉस्ट एंड प्रॉफिट नहीं जुड़ा है। एप्पल को पता है कि हम लोग एक बहुत डिफरेंट डिजाइन्स में फोन दे रहे हैं, हम लोग एक बहुत एफिशिएंट मोबाइल दे रहे हैं जो कभी नहीं रुकता है। जैसे कि ये मेरा फोन है भैया, अपन ने बाय मिस्टेक ले लिया था, 16 प्रो मैक्स लिया था, लिए हुए भी 2 साल हो गए हैं और अगले 3-4 साल तक मैं फोन चेंज नहीं करूंगा। आपके जूनियर्स को देखना मैं बार बार ये दिखाऊंगा कि देख लो भैया ये ब्लैक कलर का 16 प्रो मैक्स आज के 3 साल बाद भी दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यार इसमें मेरे को इतनी जितनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, और जितने अपडेट्स आएंगे वो मेरे अपडेट्स इसमें आ जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं अननेसेसरी पैसे खर्च करने वाले आदमियों में नहीं हूं, क्योंकि अपना कहते हैं ना अपना बोर्न एंड बोटअप ऐसी फैमिली से हुआ है जहां पर ये भी बहुत ज्यादा है। इवन आज भी मेरी मदर को नहीं पता कि ये फोन 1.5 लाख का है। मेरी मदर को मैंने यही बताया हुआ है कि 50,000 रुपए में लिया है। बड़ी भोली है मेरी माँ, है ना, सबकी होती है। तो यहां पर मैं बात कर रहा था, तो 20,000 का ओप्पो का फोन है 80,000 का, तो क्या केवल और केवल कॉस्ट एक्स्ट्रा है इसलिए वो एक्स्ट्रा में बिक रहा है? नो। एप्पल का जो फोन है वो अपने एप्पल की ब्रांड वैल्यू बेच रहा है, एप्पल अपने कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बेच रहा है, एप्पल एक बहुत डिफरेंट डिजाइन बेच रहा है। आप ध्यान से देखोगे ये जो 3 कैमरे वाली डिजाइन है ना, ये सबसे पहले लॉन्च करी एप्पल ने, देन उसके बाद में सारे कंपनीज ने इसी डिजाइन को कॉपी करना चालू कर दिया। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि एप्पल काम करता है अपने प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन पर। दैट मींस वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने पर फोकस करता है। उसका टारगेट यह है कि मैं प्रोडक्ट डिफरेंट बनाऊंगा, झक मार के कस्टमर लेगा ही लेगा। आप ध्यान से सुनना, आईफोन 18 लॉन्च होने वाला है। अभी आईफोन 18 का मुझे एक्सपेक्टेड प्राइस लग रहा है 1.8 लाख के आसपास, 1.7 लाख, 1.8 लाख। और ध्यान रखना ये इस प्राइस में भी दबा के बिकेगा, इस प्राइस में भी बहुत तगड़ी वेटिंग आने वाली है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि भाई साहब कॉस्ट बेशक ज्यादा होगी लेकिन प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बहुत तगड़ा है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है एप्पल, ये काम करती है कॉस्ट डिफरेंशिएशन पर, ये काम करती है प्रोडक्ट की डिजाइनिंग पर, ये काम करती है कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो आपके इफिशिएंटली काम करेगा, स्मूथली रन करेगा। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि आपके घर में आईफोन है और आप चार्ज कर रहे हैं, पीछे से ये गर्म हो गया, ओ भाई साहब काम के लगा रहे, बहुत बुरी हालात हो गए। लेकिन
एट द सेम टाइम अगर यही वीवो या ओप्पो के फोन्स देखेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ समय के बाद में 6 मंथ 7 मंथ्स बाद में इनके मोबाइल की जो एफिशिएंसी है वो गिरती चली जाती है। आपको पता है कि जो कैमरा की क्लैरिटी भाई साहब डे 1 पर दिखाई जाती है आपको स्टोर वाले के द्वारा, वो धीरे धीरे जाकर के बहुत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट कभी प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन पर है ही नहीं, उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी पर है ही नहीं, उनका टारगेट है कॉस्ट लीडरशिप पर। दैट मीन्स उनको चाहिए कि हम कॉस्ट इस प्रकार गिरा दे कि भाई साहब कोई दूसरा आदमी हमारे से कॉस्ट में मैच नहीं कर पाए। तो एप्पल कहता है कि क्वालिटी मैच नहीं कर पाए, और ये वीवो और ओप्पो वाले कहते हैं हमसे हमारी कॉस्ट को कोई मैच नहीं कर सकता, हम इस लेवल की प्राइसेस पर जो है आपके प्रोडक्ट दे रहे हैं। इन शॉर्ट मैं ऐसा कहूं कि वीवो और ओप्पो वाले जो फोन्स हैं, इन लोगों के टारगेटेड कस्टमर अलग हैं और आपके आईफोन वालों के टारगेटेड कस्टमर्स अलग हैं। इन्होंने हर सेगमेंट का प्रॉपर्ली कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस किया हुआ है कि कौन सा कस्टमर हमको लेने वाला है। दैट इज कॉस्ट डिफरेंशिएशन वर्सेस कॉस्ट लीडरशिप। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ये चीजें आपको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिखाती। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने नोट किया होगा, आप एक कॉफी पी रहे हैं, जैसे कि मैं, भाई साहब आज भी हमको हमारे कोने पर, मतलब हम जहां पर हम दोस्त लोग बैठा करते हैं वहां आपके एक कॉफी कॉर्नर है। कॉफी कॉर्नर आपने सुना? नहीं सुना होगा। अब सुनो, हिंदी में बताऊंगा तो समझ में आएगा। एक थड़ी है भैया चाय की, चाय की थड़ी हो और वहां पर 2 दोस्त बैठे हो, 4 दोस्त बैठे हो, और फिर वो चाय की चुस्की, वो कांच का गिलास जिसमें वो 10 रुपए 20 रुपए में वो चाय दे देता है, उसका मजा स्टारबक्स की कॉफी में नहीं आता। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉफी कॉर्नर पर, आपको 20 रुपए की थड़ी पर चाय पीनी है, लेकिन आपको जाना है किसी के साथ डेट पर, तो भाई साहब उस टाइम पर आप कॉफी कॉर्नर पर जाएंगे या स्टारबक्स लेकर के जाएंगे उसको? अगर आपने इसको कॉफी कॉर्नर पर, दैट मीन्स थड़ी पर ले गए और 20 रुपए की कॉफी पिलाई, तो भाई साहब वो कहते हैं ना, लव यू होने से पहले ही आपका पैकेट पैक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, शुरुआत में बड़े खुशनसीब की तरह से हम लोग सपने दिखाते हैं और वो सपनों में हम लोग स्टार्ट करते हैं। चाहे हमने आज तक, मैं सच बता रहा हूं, आज की डेट तक, दैट मीन्स जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई हैव नेवर टेस्टेड स्टारबक्स कॉफी। कौन सी वाली? स्टारबक्स की कॉफी तो टेस्ट करी है, बट स्टारबक्स के आउटलेट में जाकर के वो जो गिलास पे नाम लिखा हुआ आता है ना, वो नाम लिखी हुई वाली कॉफी, जिसकी कई बार आपने इंस्टाग्राम पर फोटो डली हुई देखी होगी, आपके दोस्त लोग डाल देते हैं कि भैया देखो मेरी कॉफी, स्टारबक्स की कॉफी के मग के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, और इसको इंस्टा की स्टोरी डाल दी। तो ये वाला काम मैंने आज तक नहीं किया है ना। लेकिन ऐसा क्या है कि ये 20 रुपीज की कॉफी है और ये 400 रुपीज की कॉफी है। क्या इनकी कॉस्ट में 380 रुपए का डिफरेंस है? क्या 380 रुपए की कॉस्ट डिफरेंट है? आंसर है नो। ये जो थड़ी वाला बंदा है, ये आपको केवल और केवल कॉफी बेच रहा है। ये थड़ी वाला बंदा आपको कॉफी बेच रहा है, ये आपको बढ़िया सी चेयर नहीं दे रहा है, ये बढ़िया सा एम्बियंस नहीं दे रहा है, ये आपको वहां पर लैपटॉप पर आपको वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा नहीं दे रहा है, लेकिन वो स्टारबक्स दे रहा है। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे फ्रेंड्स लैपटॉप ले जाकर के स्टारबक्स में बैठे होते हैं और वो एक कॉफी ऑर्डर करते हैं और उसके पीछे 2 घंटे 3 घंटे तक वहां पे बैठ के काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टारबक्स जो है उसका टारगेट केवल और केवल कॉफी बेचना नहीं है, वो अपने एम्बियंस को भी बेच रहा है, वो अपने एम्बियंस को बेच रहा है, वो अपने कस्टमर्स को जो कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर रहा है ये उसको भी बेच रहा है। तो इन शॉर्ट आप लोगों का जो आज तक आप लोगों ने सीखा कि सेलिंग प्राइस का मतलब तो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, मतलब यहां आकर के अभी और चेंज होगा। ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओला और उबर या रैपिडो, ये सबने आज तक एक ना एक बार जरूर यूज करी होगी, ये आपने सबने एक बार जरूर यूज करी होगी। मैं आपको कहता हूं दावे के साथ, ये चीज आप लोगों ने एनालाइज करी होगी। आज मैं उसके पीछे की स्ट्रेटेजी बताता हूं। आप लोगों ने सपोज से 10 किलोमीटर की एक राइड बुक करी, 10 किलोमीटर की एक राइड बुक करी, और वो राइड आपने, आपके पास बाइक का भी ऑप्शन था, ऑटो का भी ऑप्शन था, कार का भी ऑप्शन था।
बाइक में 10 किलोमीटर की राइड पर आप जाते हैं, वो लेता है आपसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 80 रुपीज। ऑटो वाला ले लेता है 120 रुपीज, कार वाला आपसे लेता है 200 रुपीज। क्लियर? ये प्राइसिंग कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलती है। मतलब मोस्टली आपको बाइक का 1.5 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा ऑटो का प्राइस, और बाइक का 2.5 टाइम्स आपको मिलेगा कार का प्राइस। अब ध्यान से सुनना, आप अपने ऑफिस से शाम को 7 बजे निकलते हैं। कितने बजे? 7 बजे। क्या 7 बजे केवल आप ही अपने ऑफिस से निकल रहे हैं? आंसर है नहीं। 7 PM इज ए पीक आवर्स। 7 PM इज ए पीक आवर्स। पीक आवर्स क्यों है भाई साहब? इसी समय पर आपके पूरे सिटी के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं, उनमें से सब लोगों का ऑफ हो जाता है। तो सब लोगों के घर जाने का समय होता है 7 PM पे, दैट मींस पीक आवर्स में। अब आप उस टाइम पर चेक करके देखना, ये 10 किलोमीटर की राइड की जो प्राइसेस है, ये हो जाएगी 100, ये हो जाएगी आपके 150, ये हो जाएगी 250। आखिर क्यों? उतना ही डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस है, बट इसकी जो प्राइसेस है वो चेंज होगी। और सुनिएगा, यही आप पर्टिकुलरली बुकिंग जो आप करना चाह रहे हैं कैब की, ये बुकिंग कीजिए रात को 1 बजे। यही आप रात को 1 बजे बुक करके देख लेना, आपको यही बाइक मिलेगी 150 की, ये ऑटो मिलेगा आपको 225 का, और ये आपको मिलेगा समवेयर 350 की। चेक कर लेना। ऐसा क्यों? क्या कॉस्ट डिफरेंट लग रही है? क्या कैब वाले की कॉस्ट डिफरेंट लग रही है क्या? मुझे ध्यान से सोच समझ के बताओ, क्या कॉस्ट डिफरेंट लग रही है? इवन यहां पर आप बात करोगे तो यहां पर लगने वाला पेट्रोल बाइक का ज्यादा होगा, क्योंकि हैवी ट्रैफिक होगा। यहां पर तो सबसे कम ट्रैफिक है, तो इसका मतलब तो बल्कि यहां पर तो प्राइस कम होना चाहिए, बल्कि यहां तो प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया। कहां 80, कहां 150। तो भाई साहब इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। दोस्तों इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग। इसी चीज को स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग कहते हैं। क्यों? ड्यूरिंग पीक आवर्स, ड्यूरिंग पीक आवर्स आपको पता है कि मार्केट में कैब बुक करने की जो डिमांड है वो बड़ी हाई है। तो डिमांड हाई है, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो लिमिटेड है। तो ऐसे केस में ली जाने वाली जो प्राइसेस है ओला और उबर, आप ध्यान रखना कभी भी, आप ना, आपने कभी ब्लिंकिट से सामान मंगाया होगा, आपने, डेफिनेट सी बात है, आपने ब्लिंकिट से सामान कभी ना कभी जरूर मंगाया होगा। अब आप जब ब्लिंकिट से कभी सामान मंगाते हो तो आप ध्यान रखना, एक वो लोग ना एक सर्ज चार्जेस करके चार्ज करने लग गए हैं आजकल। ये क्या है बेसिकली? हमारे यहां पर 2 बूंद पानी की नहीं गिरती है, मतलब कि बारिश 2 बूंद नहीं होती है, इन्होंने ये चार्जेस लगाना चालू कर दिया कि साहब 30 रुपीज का सर्ज चार्जेस। आपको मंगाना है तो मंगाओ, नहीं मंगाना मत मंगाओ। उनको पता है कि बंदा खुद तो बाहर निकलेगा नहीं, झक मार के ऑर्डर करेगा, उनका प्रॉफिट हाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कस्टमर की मजबूरी का फायदा उठाया। उन्हें पता है कि कस्टमर ये सर्च चार्जेस राजी राजी देगा, क्योंकि कस्टमर को भी पता है कि जो डिलीवरी करने वाला बंदा है वो, उसको डिलीवर करने की जो परिस्थितियां हैं वो डिफरेंट है। तो यहां पर पॉइंट केवल कॉस्ट से नहीं है, यहां पर पॉइंट केवल कॉस्ट का नहीं है। मेरा पूरा इतने सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए, उतने सारे एग्जांपल्स को देने के पीछे मेरा कॉन्सेप्ट केवल एक ही था। मुझे आपको ये बताना था कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो केवल और केवल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के ऊपर नहीं चलता है। जो आप लोगों का स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर नहीं चलता है, वो चलता है कॉस्ट प्लस अदर फैक्टर्स पर भी। अब ये अदर फैक्टर्स क्या क्या है, जो हम लोग अभी, मैं आपको इन सारे एग्जांपल्स को अभी मैं पूरा का पूरा डिटेल में, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स रेडी किए हुए, उनके साथ में पूरा अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? इसके साथ में आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करता हूं, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करता हूं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। टोयोटा कंपनी है, टोयोटा कंपनी की कोई गाड़ी का नाम बताओ।
यार अल्ट्रोज टोयोटा की है क्या? चलो कोई ना, ग्लांजा, एक ग्लांजा करके कार आती है, आप में से बहुत कम लोगों ने उसका नाम सुना होगा, मैं आपको बता दूं, ये ग्लांजा हूबहू कॉपी है। किसकी कॉपी है यार, माइंड से निकल रहा है। बड़ी अच्छी कार है यार, छोटी कार है, होंडा मारुति सुजुकी की है कि किसकी है यार, मेरे को चेक करना पड़ेगा भाई साहब, मैं तो बिना चेक कर नहीं बोलूंगा। ग्लांजा किसकी कॉपी है भाई यार, ग्लांजा कॉपी है, ग्लांजा कार कॉपी ऑफ विच कार? गूगल महाराज सबको सबका पता है। टोयोटा ग्लांजा, यस बलेनो, मारुति सुजुकी की एक बलेनो कार आती है, उसकी कॉपी है। तो आपके बलेनो का टोयोटा वर्जन है ग्लांजा। अब हुआ यूं कि इनको बलेनो की कॉपी निकालनी थी, क्योंकि इनको समझ में आ रहा था कि यार हैचबैक कार में बलेनो बहुत अच्छी चल रही है, और एक्चुअलिटी थी कि समवेयर क्लोज टू 22 से 24 का जो समय था ना, उस टाइम पर बलेनो दबा के बिकी है। बहुत शानदार कार निकाली इन्होंने, लगभग 8 से 10 लाख की रेंज में। तो ग्लांजा इन्होंने कहा, टोयोटा ने कहा कि यार मारुति सुजुकी तो क्या है, इकोनॉमिक रेंज की गाड़ियां निकालती है, उनका नाम भी इकोनॉमिक वे में ही जो है पॉपुलर है, लेकिन टोयोटा तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि टोयोटा का क्वालिस, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा, तो ये सारी कार्स जो है ये हमारे को, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारा तो बहुत बड़ा नाम है, तो हमको यहां पर क्या है, इन्होंने सोचा कि यार बलेनो वाले निकाल रहे होंगे 8 से 9 लाख की प्राइस में, हम लोग तो 10 लाख की प्राइस में कार निकाले। इन्होंने क्या किया, बलेनो को कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने कहा हम प्राइस कम नहीं करेंगे, हम बेशक उनकी कॉपी निकाल रहे हैं, हम बेशक उनकी कॉपी निकाल रहे हैं, लेकिन हम प्राइसेस कम नहीं करेंगे, बल्कि प्राइसेस बढ़ाएंगे। अब भाई साहब प्राइसेस बढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया टोयोटा का ब्रांड अलग है, मारुति सुजुकी का ब्रांड अलग है, तो इन्होंने कहा 10 लाख रुपए की प्राइस। अब इनके ऑनर्स की मीटिंग हुई, तो इन्होंने कहा कि साहब ग्लांजा 10 लाख रुपए में लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है साहब करो, 10 लाख रुपए में लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन साहब इसमें हमको 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अब 10 लाख रुपए में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे और उसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब इसमें लगने वाली कॉस्ट मैक्सिमम कितनी हो सकती है सर? 9 लाख हो सकती है। ये जो मैक्सिमम कॉस्ट हम लोगों ने दोस्तों निकाली, ये जो मैक्सिमम कॉस्ट हम लोगों ने निकाली दोस्तों, इस मैक्सिमम कॉस्ट को कहते हैं टारगेट कॉस्ट। इसके ऊपर अभी हम लोग अगला चैप्टर करने वाले। क्या हुआ, 10 लाख उन्होंने अपनी टारगेट सेलिंग प्राइस रखी, उसमें से उन्होंने अपना टारगेटेड प्रॉफिट को लेस किया, तो उनके पास एक वैल्यू निकल के आई, और उस वैल्यू को कहते हैं हम मैक्सिमम कॉस्ट या टारगेट कॉस्ट, जिसके अंडर में हमारा इसका प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। अब भाई साहब इसका प्रोडक्शन इसके अंडर में हो जाना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुलाया अपने इंजीनियर को, इंजीनियर साहब आओ, आपको बहुत मोटा पैकेज देते हैं हम लोग, अब आप इस पर्टिकुलर गाड़ी की डिजाइनिंग का काम रेडी करो, और डिजाइन कुछ इस प्रकार से करना कि हमारी लगने वाली जो कॉस्ट है वो 9 लाख रुपीज से अंडर ही रहे। क्या रहे? 9 लाख रुपए से अंडर में ही उसकी कॉस्ट रहे। उन्होंने उसका डिजाइन रेडी किया, और उन्होंने डिजाइन रेडी करने के बाद में ला करके अपना प्रपोजल दिया, और उन्होंने कहा सर 9,50,000 रुपीज इज द प्रपोज्ड कॉस्ट जो आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में लगेगी। अब 9,50,000 रुपए की अगर खर्चा हो जाएगा, तो भाई साहब हमको ये जो प्रॉफिट कट सोच के बैठे थे, ख्वाब, ये ख्वाब तो अधूरे रह जाएंगे, कुछ सपने अधूरे हो गए हमारे। क्यों? क्योंकि हमने सोचा था कि हमें 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, बट इन एक्चुअलिटी, सॉरी, हमने सोचा था 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, बट इन एक्चुअलिटी अगर यही प्राइसिंग कॉस्ट रही तो हमें प्रॉफिट 50,000 रुपए ही होगा, 1 लाख नहीं होगा। तो ऑनर्स के पास जब इंजीनियर साहब पहुंचे, तो उन्होंने कहा साहब 9,50,000 रुपए लग रही है। तो भाई साहब लग रही है, कम करके लाओ, हमको नहीं पता, इसको कम करके लाओ, कम करके लाओ, कैसे भी करके कम करके लेके आओ। अब इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट आता है, कम करने से पहले उनको इस पूरे प्रोसेस में कहां कहां पर कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है वो मीटिंग में
सीईओ के साथ, सीएफओ के साथ, इन सब के साथ उन्होंने डिस्कस किया कि सर मैंने इस डिजाइन में ये देखो, इस जगह पर इतना रुपए का खर्चा होगा, इस जगह पर इतने रुपए का खर्चा होगा, इस जगह पर इतना, इस जगह पर इतना, ये सब चीजें होंगी। तो कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जो कि उनको लगता है कि यार दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉट गोइंग टू एड एनी वैल्यू एडिशन टुवर्ड्स कस्टमर। तो यहां पर उन्होंने कहा कि भैया कुछ ऐसा खर्चा है जो कस्टमर को कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं दे रहा है। क्या नहीं कर रहा है दोस्तों? कुछ ऐसा खर्चा है जो कस्टमर को वैल्यू एडिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इस खर्चे को बोलते हैं दोस्तों नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। मतलब ऐसा खर्चा जो किया जा रहा है बट उस खर्चे को स्किप किया जा सकता है क्योंकि वो किसी भी तरह का कस्टमर को वैल्यू एडिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो वो सभी खर्चे नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट कहलाते हैं और वो सभी खर्चे जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड कॉस्ट। और दोस्तों ये जो एनालिसिस है ना, कौन सा खर्चा वैल्यू एडेड है, कौन सा खर्चा नॉन वैल्यू एडेड है, ये जो एनालिसिस होता है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग, इसी के ऊपर वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस, ये इसके ऊपर पर्टिकुलर सबसे ज्यादा थियरी क्वेश्चन नंबर 4B में पूछा जाता है। अब इन्होंने क्या किया? वैल्यू एनालिसिस किया। तो वैल्यू एनालिसिस से इनको समझ में आया कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि नॉन वैल्यू एडेड है। तो उन्होंने कहा साहब कितने ऐसे खर्चे हैं जो नॉन वैल्यू एडेड है? तो उन्होंने कहा साहब आप ध्यान से देखो, आपको टोटल 9 लाख रुपए की कॉस्ट रखनी है। आपने जो डिजाइन बना के लेके आए हो, प्रपोज्ड प्लान लाए हो, उसके हिसाब से आपकी 9,50,000 आ रही है। इसका मतलब आपको टोटल 50,000 रुपए की कॉस्ट कम करनी है। टोटल 50,000 रुपए की कॉस्ट आपको कम करनी है दोस्तों। इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट गैप। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट गैप कहते हैं। आपको ये कॉस्ट गैप जो है ये हटाना है। दैट मींस इस कॉस्ट गैप को जीरो कर देना है। ये कॉस्ट गैप कैसे आया? सर 9,50,000 आपकी प्रपोज प्लान है, होना चाहिए 9 लाख। तो इसका मतलब कॉस्ट गैप जो आ रहा है वो आ रहा है 50,000 रुपए का। आपने चेकआउट किया, वैल्यू एनालिसिस किया। वैल्यू एनालिसिस क्या कहता है साहब? वैल्यू एनालिसिस कहता है कि नॉन वैल्यू एडेड खर्चे हैं कुछ 30,000 रुपए के। नॉन वैल्यू एडेड खर्चे हैं कुछ 30,000 रुपए के। तो इसको आप क्या करो, इन नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट को एलिमिनेट कर दो। स्टिल अभी भी आपको 20,000 रुपए अभी भी कम करने हैं। स्टिल 20,000 रुपए अभी भी आपको कुछ कम करने हैं। तो भाई साहब कुछ इसी तरीके से कि भाई साहब 20,000 रुपए अभी भी कम करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया? पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के डिजाइनिंग पार्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया। डिजाइन के अंदर आप देखोगे ग्लांजा की डिजाइन और बलेनो की डिजाइन हूबहू सेम है, लेकिन हल्का सा स्लाइटली उसका जो बैक लाइट है उस बैक लाइट की डिजाइनिंग में थोड़ा फर्क है। ये क्या है? बेसिकली इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। बेसिकली इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। और वो कहते हैं कि साहब हम अगर इस पर्टिकुलरली स्लाइट मॉडिफिकेशन अगर कर दिया जाए डिजाइन में तो 20,000 रुपए से हमारी कॉस्टिंग कम हो सकती है। ये 20,000 से डिजाइन में हल्का सा चेंज किया, कॉस्ट आपकी हो गई 9 लाख। नाउ टॉप मैनेजमेंट विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल एंड विल से गो अहेड, प्लीज स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब जाकर के मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दीजिए। पहले हम लोग क्या सोच के बैठे थे कि कोई भी प्रोडक्ट पहले उसकी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद में उसकी कॉस्टिंग निकल के आएगी और उसमें हम लोग प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। ये था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहता था कि हम कोई भी प्रोडक्ट की पहले कॉस्ट निकालेंगे, उस कॉस्ट में हम हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। ये बोलता है आपका ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। कौन बोलता है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलता है। बट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहता है कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। हम पहले सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे, उसमें से हमारा प्रॉफिट डिसाइड करेंगे, फिर जो बचेगा उसे हम लोग टारगेट कॉस्ट कहते हैं। अब हमें इस टारगेट कॉस्ट का जो हमारी लिमिटेशंस है, इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा प्रोडक्शन का डिजाइन और प्रोडक्शन का पूरा परफॉर्मा रेडी करना है। दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड टारगेट कॉस्टिंग। इसके साथ साथ आपको अब अपने प्रोडक्ट के अंदर कंटिन्यूअसली आपको इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको करता रहना पड़ेगा, जिसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं काइजेन कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों?
काइजेन कॉस्टिंग। ये जो बेसिकली काइजेन है, ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक काई और एक जेन। कंटिन्यूअस, ये बेसिकली जापानीज टर्म है। काई मतलब कंटिन्यू, जेन मतलब इंप्रूवमेंट। तो काइजेन कॉस्टिंग दोस्तों क्या है ना, ज्ञान भगवान की दया से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने पास भरपूर ज्ञान है, बहुत अच्छे से ज्ञान है। आज कंटिन्यूअसली 10 साल से ऊपर हो गए, बहुत सारे फेजेस देख लिए इस सब्जेक्ट के। सीए फाइनल के अंदर एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख लिया, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देख लिया, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देख लिया। सीएमए के अंदर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग देख लिया, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देख रहा हूं। और न्यू सिलेबस 27 जो आएगा उसका भी मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ड्राफ्ट करने में भी मेरा बहुत बड़ा रोल है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं, अगर इंस्टीट्यूट ने मुझे उस लायक समझा है कि मैं आज उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ड्राफ्टिंग पैनल में कुछ मेरी तरफ से कुछ मदद कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने सोचा होगा, समझा होगा कि यार ही इज द पोटेंशियल वन। तो कहीं ना कहीं मुझे उस जगह पर इंस्टीट्यूट ने कंसीडर किया है। आप ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है, आई नो आप लोगों के सिलेबस में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है मार्क्स वाइज, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, बिंग आप लोग सीएमए फाइनल करने वाले हैं, सीएमए बनने वाले हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है काइजेन कॉस्टिंग, ये एक जापानीज टर्म है। इसमें काई का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जेन का मतलब होता है इंप्रूवमेंट। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक बार आपने 9 लाख रुपीस की कॉस्ट आ गई अब आपका काम खत्म है, नहीं बाबा, आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। दिस इज ऑल रिगार्ड्स टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूं कि कैसे कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड आप लोगों का जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है किस तरीके से डिफरेंट है, आप लोगों को समझ में आ चुका। इस पूरे चीजों के ऊपर मैंने आप लोगों को बताना चाहूंगा सेम कुछ एक और कॉन्सेप्ट इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को याद है द लीजेंडरी रतन टाटा सर, आप लोगों ने उनका नाम सुना ही होगा, 100% सुना होगा। उन्होंने क्या किया, उनके माइंड में ना एक दिन एक स्टोरी पे चलता है। मरीन ड्राइव पे बैठे थे, मरीन ड्राइव पे बैठे बैठे उन्होंने देखा एक मोटरसाइकिल आती है, ये मोटरसाइकिल है, इसके ऊपर साहब बैठे हैं, साहब की धर्मपत्नी जी बैठी हैं, बीच में उनका एक बेटा नीलू सिंह बैठा है, एक नीली सिंह बैठी है, गोद में एक कालू सिंह भी उनकी गोद में पीछे उनकी मैडम के हाथ में है, और एक वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP है, बहुत जल्दी 2 से 3 महीने में आने वाला है। अब रतन टाटा सर बड़े हम्बल, उन्होंने देखा कि जो ये भाई साहब हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये बड़े ताकतवर हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल, अब आप लोगों की तो क्या है ना, सोच ही खराब है। ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि 3-3 जनों को साथ लेकर के चला रहे हैं। अब आप लोग तो पता नहीं इसको कहां से कहां लिंक कर लेते हो। तो ये जो भाई साहब है ना, ये भाई साहब बड़े ताकतवर हैं, जैसा मैंने अभी भी बताया। इनके 3 बच्चे ऑलरेडी हैं, 1 2 3 बच्चे इनकी ऑलरेडी हैं, चौथा जस्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसका मतलब अब तक तो इन्होंने जुगाड़ से काम चला लिया, बट अब आगे आने वाले समय में इनका जुगाड़ नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये अगेन ये भी काइजन है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को। भैया इंप्रूवमेंट में 3 तो आ गए, एक और आने वाला है, 4 हो गए, कल को 5 भी आ सकते हैं। भाई साहब बड़े फ्री हैं। तो इस केस में क्या हुआ, रतन टाटा सर जो कि नारियल पानी पी रहे थे मरीन ड्राइव पर, उन्होंने इनको देख लिया। उन्होंने इनको देखा कि भाई साहब बड़ा छोटा परिवार है, अब इस छोटे परिवार को और थोड़ा छोटा होने पर अगले 2 से 3 महीने में और एक और न्यूबॉर्न आने वाला है। तो भाई साहब ऐसे केस में इनके लिए ये मोटरसाइकिल पड़ेगी छोटी। उस दिन उनके माइंड में आया कि भाई आज मैं शाम को जाऊंगा और टाटा कंपनी की तरफ से मैं एक क्या लॉन्च करने वाला हूं, मैं लॉन्च करने वाला हूं लख टकिया। आपको याद होगा एक बहुत प्यारा नैनो कार जिसका ऑफिशियल प्रोडक्शन अब बंद हो चुका है एज ऑन डेट।
मतलब एक सपना था बेसिकली रतन टाटा सर का कि ये लक टकिया जिसे नाम दिया गया कि मतलब 1 लाख में 4 पहिए, वो इस तरीके के परिवार को कंसिडर करते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया था। उनका सोचना था कि यार यहाँ पर ये जो इस तरीके की फैमिलीज हैं, ये बेसिकली क्यों मोटरसाइकिल पर ही इतने छोटे परिवार को लेकर के चल रहे हैं। उसके पीछे रीजन है बिकॉज दे कांट अफोर्ड कार, क्योंकि कार स्टार्ट होती है समवेयर 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख से। तो इनके माइंड में एक प्लान आया और इन्होंने कहा कि मुझे लखटकिया बनाना है, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि टाटा जो है वो लखटकिया लेकर के आ रहा है। दैट मीन्स 1 लाख रुपए की कार लेकर के आ रहा है। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑलरेडी अनाउंस्ड। यू कैन कनेक्ट, टारगेट कॉस्टिंग कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? मतलब रतन टाटा सर ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग 1 लाख रुपए में एक कार लेकर के आ रहे हैं, तो कार की 1 लाख रुपए की प्राइसिंग डिसाइडेड है। लेकिन रतन टाटा सर ने कहा ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमको चलानी है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट हमें भी रखना है। उन्होंने कहा कि मैं एक कार पर 5,000 रुपए का प्रॉफिट रखूंगा। इसका मतलब 95,000 विल बी अवर टारगेट कॉस्ट। क्या होगी? टारगेट कॉस्ट होगी आपकी 95,000। अब इस 95,000 के अंदर उन्होंने इंजीनियर को बोला कि भाई साहब इंजीनियर भाई साहब इंजीनियर भाई साहब, अब आप 95,000 के हिसाब से प्राइस निकाल करके लेके आओ कि मुझे 95,000 के अंदर इस पर्टिकुलरली कार को बनाना है। उन्होंने डिजाइन बनाई, सारी चीज करी, अगेन प्राइस निकल के आती है 1,10,000। क्यों? उन्होंने जितनी रिक्वायरमेंट इनको घुसानी थी वो सारी घुसा दी, बट 1,10,000 में बन रहा है। अगेन इन्होंने कहा कि 1,10,000 में क्यों आ रहा है? उन्होंने कहा सर हमने ना इसमें एसी दिया है, आगे भी पीछे भी, मतलब फ्रंट में भी और रेयर सीट पे भी। पागल हुआ है क्या? रेयर सीट पर से एसी हटा? सर वैल्यू एडिशन तो प्रोवाइड कर रहा है। मैंने कहा वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर रहा है, बट वो आपके प्राइस को मीट आउट नहीं कर रहा है। तो प्राइस को मीट आउट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपने क्या किया? डिजाइन में से रेयर एसी हटा दिया। सर मैंने यहां पर ना म्यूजिक सिस्टम भी लगा के दिया है। अरे पागल हुआ है क्या रे बाबा? लख टकिया दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लाख रुपए में सारी सुविधाएं दे देंगे। तुम तो एयर बैग भी लगा के दोगे 1 लाख में। तो उन्होंने जितनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी थी वो रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करते हुए, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए उसकी डिजाइनिंग करी। उसके अंदर जितना भी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को मीट आउट किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट को इससे मीट आउट करा दिया। डन क्या सर? इसे कहते हैं टारगेट कॉस्टिंग। वैल्यू एनालिसिस को यूज किया, कॉस्ट का रिडक्शन करा। कॉस्ट का रिडक्शन कैसे हुआ? 1,10,000 से 95,000 पर ले जाने के लिए जो कॉस्ट 15,000 रुपए कम करी, इसको कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं आप लोगों को, लाटा प्रोफेशनल एकेडमी, जिसे आप एलपीए के नाम से जानते हैं। मेरे यहां पर ना एक टेक्निकल टीम है। पहले की बात बता रहा हूं, पहले क्या हुआ करता था, लॉन्ग बैक 2020-21 के आसपास, मैं एक बंदा रखता था और वो बंदे का काम क्या था, जो भी क्लास आए उस क्लास को मैनुअली मेल भेजना, मैनुअली उसको सीरियल की भेजना। दैट मीन्स हमारा जो एक्टिवेशन की आती है ना, वो सीरियल की देने का काम था। किसका? एक बंदे का, लेट्स से उसका नाम है सोनू। तो सोनू को मैंने हायर किया और सोनू का काम क्या है? सीरियल की असाइन करनी है स्टूडेंट को, और मैं उसको दे रहा हूं लेट्स से 15,000 रुपीज पर मंथ। उसको मैं दे रहा हूं 15,000 रुपीज पर मंथ। दैट मीन साल का 1,80,000 रुपए। और मैं लॉन्ग बैक उस टाइम पर मैं बच्चे पढ़ा रहा हूं ओनली 1,000। अब सोच के देखो, मैं 1,80,000 रुपए की मैं सैलरी दे रहा हूं, और मैं सैलरी किसको दे रहा हूं? सोनू को। और सोनू का काम क्या है? केवल इन 1,000 बच्चों को सीरियल की देने। इसका मतलब मुझे हर एक स्टूडेंट पर 180 रुपीज की तो कॉस्ट यही आ रही है कि उस पर्सन की सैलरी की कॉस्ट को मैं अमोर्टाइज कर पा रहा हूं। तो 180 रुपीज तो पर स्टूडेंट मेरे को उस बंदे की कॉस्टिंग आ गई। तो ऐसे केस में मैंने बड़ा सोचा कि मैंने कहा यार बाहर से
500 रुपए मेरे को सीरियल की के लग रहे हैं, उसको एक्टिवेट करके देने वाले बंदे के 180 रुपए लग रहे हैं, तो मेरी तो केवल और केवल एक्टिवेशन चार्जेस 680 के पड़ रहे हैं। तो मैंने बड़ा सोचा, मैंने इसके बारे में क्या किया, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से कनेक्ट किया। मैंने कहा भाई साहब, मैं अभी तक क्या कर रहा हूं कि मेरा बंदा जो है वो मैनुअली मेल भेज रहा है, अभी आप देखोगे ये उसी का रिजल्ट है, ये जो मैंने किया ना ये इसी का रिजल्ट है, ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। एक्चुअलिटी यही थी कि लॉन्ग बैक हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोसेस करते थे, तो भाई साहब उसके लिए मेरी को सैलरी बड़ी भारी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि यार ये सैलरी को मुझे कम करना है। अब इसको कम करने के लिए मेरे पास क्या प्रोसेस था, मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बुलाया, उस सॉफ्टवेयर डेवलपर को बोला कि मुझे कुछ एक ऐसी वेबसाइट बना के दो, इंटीग्रेटेड वेबसाइट बना के दो, जहां से बच्चा जैसे ही पेमेंट करे उसको इमीडिएटली इंस्टेंट मेल जाए और इंस्टेंट मेल में उसको हमारी एक्टिवेशन का पूरा प्रोसेस चला जाए। कुछ इस प्रकार की आप वेबसाइट बना करके दो ताकि उसको इंस्टेंट मेल चला जाए और इंस्टेंट मेल के साथ साथ उसको क्या हो, सीरियल की भी चला जाए। तो उन्होंने कहा सर इसमें पीसी लगेंगे, पीसी। मैंने कहा कितने लगेंगे सर, 50,000 रुपए आपके लगेंगे। मैंने कहा ओके, मैंने इमीडिएटली कह दिया ओके। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे पता है ये जो 50,000 रुपए हैं ये मेरे इस 1,80,000 रुपए को बचाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सॉफ्टवेयर या मैं यूं कहूं वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट के सहारे क्या हुआ मेरा कि ये जो सर ये 50,000 रुपए तो वन टाइम है, 1,80,000 तो आपका सालाना है। नहीं भाई, वेबसाइट वाला हर साल लेता है। तो वेबसाइट वाले ने कहा मैं साल के 50,000 लूंगा। मैंने कहा ले ले भाई, ले ले, तू साल का 50,000 रुपए तेरे को दिया, क्योंकि 50,000 रुपए तेरे को दूंगा तब भी मेरा 1,30,000 नेट बचेगा। तो मैंने क्या किया, बेसिकली टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया। तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के सहारे मैंने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। तो दोस्तों आपने देखा मैंने टेक्नोलॉजी में चेंज करके, टेक्नोलॉजी में मैंने चेंज किया, तो टेक्नोलॉजी में चेंज से मेरा कॉस्ट का रिडक्शन हो गया। डन। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके टाटा मोटर्स में, तो टाटा मोटर्स में लखटकिया में हमने क्या किया था, लखटकिया में हमने टेक्नोलॉजी चेंज करी थी क्या, नहीं साहब, हमने उसकी डिजाइनिंग पार्ट में भी चेंज किया। कैसे आपको बता दूं, डिजाइनिंग बनाई कुछ इस प्रकार से कि हमको लग रहा था कि साहब हम कार बनाएंगे कुछ ऐसी, तो ऐसी कुछ कार बनाने का प्लान किया था। मेरी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, वर्ल्ड फेमस है। हमने सोचा कि भाई साहब इसका जो फ्रंट का बोनट है ना बड़ा लंबा रखेंगे। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है बड़ा लंबा रखने की, सर इंजन, अरे इंजन को उठा, इंजन को पीछू लगा, इंजन को पीछू डाल दे, सर डिग्गी नहीं मिलेगी। अरे काय की डिग्गी देनी है उनको, बेचारों को बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, वो कम है क्या, हटाओ। आप देखोगे इसी कारण से, कभी भी देखना, अगर आपने नहीं देखा तो गूगल कर लेना, नैनो की जो फ्रंट की बॉडी आप देखोगे उसका फ्रंट का बोनट इतना बड़ा नहीं आता, इवन ऑल्टो 800 जितना भी बड़ा नहीं है। क्यों, क्योंकि उन्होंने डिजाइनिंग पर काम किया कॉस्ट रिडक्शन के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे होले होले आप लोग पार्किंग लॉट में आ चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी डिस्कस करूंगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। क्या दोस्तों, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन क्या है, लेट्स से आशुतोष सर कहते हैं कि मेरी बुक जो है ना उसकी कॉस्टिंग आनी चाहिए 800 आनी चाहिए। व्हाट कॉस्ट शुड बी, दैट मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट, दैट मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट 800, एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 980, एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 980। इसका मतलब मेरी कॉस्ट 180 रुपए से 180 रुपीज से ज्यादा है। तो जब मैं आप लोगों को बताया कि कॉस्ट आनी चाहिए 100 बट आ रही है 980, तो आप जब अपनी एक्चुअल कॉस्ट में इस तरीके से रिडक्शन करते हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड को मीट आउट कर दे,
उसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। उसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल, मतलब कि कुल मिलाकर के आपके लिए जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया उस स्टैंडर्ड तक जब आप कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्लान करते हो तो वो कहलाता है कॉस्ट कंट्रोल। और उसके फर्दर भी आप रिडक्शन करना चाहें तो उसे कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। डन क्या सर? बहुत ज्यादा मैं डिटेल में इनके ऊपर डिस्कशन नहीं ले रहा हूं, बहुत थ्योरी सा टॉपिक्स है। अब मैं आप लोगों का समय ज्यादा खराब नहीं करूंगा। 1 आवर 5 मिनट्स में मैंने जितना डिटेल में समझाना था उतना समझा दिया। एक आध छोटा मोटा भी कॉन्सेप्ट और बीच में आएगा, उसको मैं आप लोगों के साथ समझाता हुआ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट 55 मिनट्स के अंदर मैं इस इंट्रोडक्शन का जो पूरा का पूरा टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट मींस नया चैप्टर, दैट मींस आपका प्रैक्टिकल लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी जहां से हम लोग हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर, दैट मींस उसको करने में हमें 3 से 4 लेक्चर लगेंगे और इस 3 से 4 लेक्चर होते ही आपके एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन डन हो जाएगा, क्योंकि हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट के अंदर टारगेट कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आती है। विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट नाउ, अब जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है वो सारा का सारा आप लोगों की स्क्रीन पर है। अब आप लोगों को समझाता हूं। सर क्या हमें इसे कॉपी करना चाहिए? आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इसको मैं कॉपी करने के लिए आपको बाउंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर अपनी वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में, जहां पर आप अपनी वेबसाइट पे जाइएगा LPA-CACMA.com पर, इसमें जब आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे वहां पर फ्री रिसोर्सेज टैब दिखेगा। उस फ्री रिसोर्सेज टैब में आप जाएंगे, फाइनल सेलेक्ट करेंगे। मैं एक ही बार बताऊंगा कि फ्री रिसोर्सेज कैसे यूज करना है। LPA-CACMA.com पर जाएंगे, फ्री रिसोर्सेज पे जाएंगे, फाइनल सेलेक्ट करेंगे। फाइनल के अंदर आप SCM को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने SCM सेलेक्ट किया तो वहां पर 5-7 फोल्डर खुलेंगे। उन फोल्डर में से एक फोल्डर होगा हैंड रिटन क्लास सॉल्यूशन के नाम, उनमें से एक फोल्डर होगा हैंड रिटन क्लास सॉल्यूशन के नाम से। और ये जो हैंड रिटन क्लास सॉल्यूशन है, इस टैब के अंदर आपको चैप्टर वाइज आपके सारे के सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। दैट मींस जो मैं ये क्लास में लिखवा रहा हूं ये, तो आप लोगों को ये वाला जो पर्टिकुलर जो थ्योरी है ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को लिखना होगा तो मैं आपको समय दे दूंगा। तो यहां पर अब मैंने यहां पर आपके लिए जो बोला, मतलब जितना मैंने आपके लिए बोला है वो मैंने यहां लिखा है। जैसे वो आपका डायलॉग सुना है ना, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो सेम वैसा ही कुछ आशुतोष लाटा का भी एक डायलॉग है जो पूरे रिवीजन पूरे कोर्स के दौरान आपको सुनने को मिलेगा। जो मैं बोलता हूं वो मैं यहां लिखता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो भी मैं यहां पे लिखता हूं। इन शॉर्ट मैंने जो बोला है वो तो सब यहां पर लिखा हुआ है ही है, उसके अलावा एडिशनल ही लिखा हुआ होगा, कम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मेरे स्पीकिंग डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग अगर इनसे गो थ्रू करोगे तो आपको पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, 1 सेकंड का पानी का ब्रेक। चलिए, मैंने यहां पर कुछ आपके लिए क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे। लेवल ऑफ कॉस्ट सब्जेक्ट इन सीएमए सिलेबस। आपको 3 सब्जेक्ट मिले। सीएमए इंटर में कॉस्ट अकाउंटिंग मिला, सीएमए इंटर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिला, सीएमए फाइनल में रेड कलर में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो अब आप पढ़ रहे हैं। आपको अगर इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो क्या क्या हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है हाउ मच इज कॉस्ट फॉर एनी प्रोडक्ट या सर्विसेज। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में कितनी कॉस्ट लगी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। फिर उसके बाद में आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है यूज ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू टेक मैनेजमेंट डिसीजन, कि मैनेजमेंट को किस तरीके से डिसीजन लेने हैं। अब ये डिसीजन किसके लिए होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये बोलता है हाउ टू बी बेटर देन कॉम्पिटिटर इन लॉन्ग टर्म। ये बताता है कि भाई साहब मेरे को तो लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलना है। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग बताएगा, और आपको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म में कंपटीशन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए। कंपटीशन बिहेवियर क्या होता है? आज सपोज से मैं मेरी बुक बना रहा हूं, मार्केट में 2 टीचर हैं, टीचर नंबर ए टीचर नंबर बी। सेम 300 पेजेस की बुक है, मेरे को ये बुक पढ़ रही है सपोज 400 की,
और दूसरे फैकल्टी हैं उनको पड़ रही है 350। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो बुक मेरे को 400 की पड़ रही है उनको 350 में पड़ेगी। इसका मतलब यह है ये जो 50 रुपीज का गैप है ना दोस्तों, इसे बोलते हैं कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म है। आप लोग आगे चल करके जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कहलाता है कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एडवांटेज कैसे है, ये जो टीचर बी हैं ये अपनी बुक को 380 में बेच सकते हैं। क्या मैं बेच सकता हूं, नहीं बेच सकता। ये 380 में बेच सकते हैं, मैं नहीं बेच सकता। क्यों, क्योंकि मुझे तो 400 में बेचने पर भी 0 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन इनको तो 380 पर भी 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे से ऑलरेडी 50 रुपए आगे हैं, और इसे बोलते हैं कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये एडवांटेज कैसे है, एडवांटेज ऐसे है दोस्तों, एक तो इनका जो प्रोक्योरमेंट है वो कहीं ना कहीं इनका प्रोक्योरमेंट सस्ता हो रहा है, इनका डिजाइनिंग कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो मुझे कहीं ना कहीं इसके एनालिसिस पर ध्यान देना होगा कि यार कॉम्पिटिटर को ये कॉस्ट कम क्यों आ रही है, इसके पीछे की क्या लॉजिक्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी मैच ना कर रही हो। अगर क्वालिटी मैच नहीं कर रही देन आई कैन सर्वाइव, कि मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब उनकी पेजेस की क्वालिटी ऐसी है कि आपने पेन चलाया पेज फट जाएगा, अपन अच्छी वाले पेजेस दे दें, तो वो बात अलग है। बट सेम क्वांटिटी के साथ दोनों की प्राइसेस कॉस्ट अलग, तो ऐसा क्यों, तो इसे कहते हैं कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप ध्यान रखेंगे इस बात का, इस की टर्म का। क्लियर है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, अब केवल फोकस करना कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा फोकस कहां था सर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल एक्सेट्रा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है 10,000 यूनिट्स की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग विल एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करेगा, हाउ मच कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग विल कैलकुलेट, क्लासिफाई और कंट्रोल करेगा कि कॉस्ट कितनी हुई क्या नहीं हुई, उन सब चीजों। क्लियर है, आगे चलिएगा। अब इसको जैसे 10,000 यूनिट्स को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी पता चल गई, तो अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगा आफ्टर नोइंग द कॉस्ट। मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान रखना। आफ्टर नोइंग द कॉस्ट नाउ मैनेजमेंट विल यूज दिस इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इस कॉस्ट के इंफॉर्मेशन को यूज करेगा और क्या करेगा, डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन, सेलेक्ट करना है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए बनाऊं या प्रोडक्ट बी बनाऊं, मेक करूं या बाय करूं, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, हाउ मच प्रोड्यूस, कितनी प्रोड्यूस करनी है, दैट मींस ब्रेक इवन एनालिसिस, और शॉर्ट टर्म प्राइसिंग। शॉर्ट टर्म में आपकी प्राइसिंग करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है, देन आ जाइएगा सी में फाइनल, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। वो कहता है हाउ टू बी बेटर देन कॉम्पिटिटर इन लॉन्ग टर्म। मैंने लॉन्ग टर्म को रेड पेन से यूज किया है, तो ध्यान रखना। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलता है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेटेजिक लेवल है ये बेसिकली। स्ट्रेटेजिक लेवल का मतलब हो गया कि यहां पर सीईओ लेवल के जो लोग हैं वो डिसीजन लेते हैं। क्या, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, जैसे भी मैंने बताया ना कि मेरे कॉम्पिटिटर को 350 की पड़ रही है, मेरे को 400 की पड़ रही है, या मेरे को 400 की पड़ रही है, मेरे कॉम्पिटिटर को 450 की पड़ रही है, तो इसका मतलब मेरे को 50 रुपए का मेरे को एडवांटेज हो गया। ये एडवांटेज हो गया, तो व्हाई कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर इज लो। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला तो आपने कॉम्पिटिटर एडवांटेज जाना, फिर आपने देखा कि यार कॉम्पिटिटर की कॉस्ट कम क्यों है भाई, क्या रीजन है, फिर आपको समझना है कि कॉस्ट लीडरशिप वर्सेस कॉस्ट डिफरेंशिएशन का लॉजिक तो नहीं है। देन आपकी स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग, टारगेट कॉस्टिंग और लॉन्ग टर्म कंपटीशन, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पर होगा। तो इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या कि कॉस्ट का कंप्यूटेशन जो है वो तो कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है, और स्ट्रेटेजिक मेकिंग, या मैं स्ट्रेटेजी मेकिंग बोलूं या लॉन्ग टर्म विजन बोलूं, वो आपका एससीएम में होता है। तो वो मैंने यहां लिख के दिया। इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, डिसीजन बाय इंफॉर्मेशन लेता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और स्ट्रेटेजी बनाता है एससीएम। आई होप क्लियर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि आखिरकार डिफरेंशिएट तो कर पाए हम लोग सब्जेक्ट को, कि आखिर सब्जेक्ट डिफरेंट है क्यों। ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, टाटा हेरियर का। कॉस्ट अकाउंटेंट पूछता है कि भैया कितनी कॉस्ट लगी, तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को जोड़ा तो उसने आया 15 लाख, दैट इज कॉस्ट का असर्टेनमेंट।
फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट पूछेगा कि भैया इस कार को क्या मैं 18 लाख में बेचूं कि 20 लाख में बेचूं, क्या बीईपी है, दैट मींस डिसीजन मेकिंग। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, वो इसके कॉस्ट का स्ट्रक्चर जानेगा, स्ट्रेटेजी कैसे डिजाइन की है उसके ऊपर काम करेगा। क्यों? क्योंकि टाटा को कॉम्पीट करना है महिंद्रा के साथ, हुंडई के साथ, बीवाईडी की कार्स के साथ। बीवाईडी की ईवी कार्स अच्छी आती है ना, तो महिंद्रा, बीवाईडी और हुंडई, इन सभी कार के जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनीज हैं, इनके साथ कैसे कॉम्पीट करना है, इन सब चीजों के लिए एससीएम पूछेगा कि आप तो मुझे कॉस्ट स्ट्रक्चर दो और आपकी स्ट्रेटेजी दो, और फिर उसके बाद में मुझे बताओ कि आपने जो ईवी बैटरी लगाई है उसकी कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हो। दैट इज कुल मिलाकर के लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उम्मीद करता हूं आप लोग नहीं भूल पाओगे, मेरे एग्जांपल के बाद में कोई चीज भूल नहीं सकते हो आप लोग। तो लॉन्ग टर्म में आपको उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मेंटेन करके रखना है कि भैया मेरा जो दूसरा बंदा है उसको वही काम पड़ रहा है आपके 400 रुपए का, मेरे को वही काम 350 में पड़ रहा है, तो यही आगे बढ़ता रहे, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेरे को मिलता रहे। इन शॉर्ट, कॉस्ट की कैलकुलेशन होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, डिसीजन मेकिंग होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और स्ट्रेटेजी इन एससीएम फॉर लॉन्ग टर्म कंपटीशन के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है एससीएम। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। डन। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ जो मैंने डिस्कस किए उन सबको मैंने यहां लिखा है। मैंने कहा था ना, जो मैं बोलता हूं वो मैं यहां लिखता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं यहां पे लिखता ही लिखता हूं। मैंने बिल्कुल उसी लैंग्वेज में यूज किया है जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है या किसी हिंदी मीडियम के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। तो टू अंडरस्टैंड हाउ एससीएम अप्लाइज इन रियल लाइफ, लेट्स टेक सम रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डिफरेंट बिजनेस सिनेरियोज। डिफरेंट बिजनेस सिनेरियोज के रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ यहां डिस्कस किए, जो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, डीमार्ट वर्सेस प्रीमियम रिटेल स्टोर। प्रीमियम रिटेल स्टोर मतलब आपके पड़ोस में जो दुकान होती है वो। तो डीमार्ट के साथ क्या है, if product has MRP of 100, DMart selling it at 95 where retail store सेल करता है 100 पर। तो ऐसा क्यों भाई? मतलब जिस चीज की MRP तो है 100 बट आपका डीमार्ट तो बेच रहा है 95 में और पड़ोस की दुकान वाला बेच रहा है आपको 100 में, क्यों? नाउ वी हैव ए क्वेश्चन इन माइंड। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है क्या, व्हाई डीमार्ट इज सेलिंग एट लेस मार्जिन। डीमार्ट कम मार्जिन पर क्यों बेच रहा है? तो अब सुनना स्ट्रेटेजी डीमार्ट की। डीमार्ट की स्ट्रेटेजी है साहब, मैं बल्क परचेजिंग करता हूं, मैं सप्लायर से नेगोशिएट करने की पोजीशन में हूं क्योंकि मैं बल्क में खरीद रहा हूं। इन्वेंट्री की एफिशिएंसी है। इन्वेंट्री एफिशिएंसी क्यों है? ऑब्वियस सी बात है कि आपका फास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर है, लो कॉस्ट ऑपरेशन है क्योंकि बीच के बिचौलिए सारे हटा दिए तो कॉस्ट ऑपरेशन कम है। इन शॉर्ट, कॉस्ट एडवांटेज इज क्रिएटेड बाय एंटायर बिजनेस मॉडल, नॉट बाय जस्ट कटिंग कॉस्ट। मैं हमारी कॉस्ट कम करने के अंदर फोकस नहीं कर रहा कि इस वाले बंदे को हटा देता हूं, इस वाले बंदे की जगह मैं ही काम कर लेता हूं, मैं ही अकाउंटिंग कर लेता हूं। नहीं, हमारा काम है भाई साहब एंटायर बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करना कि भैया जहां से मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां से मेरा पर्टिकुलरली प्रोडक्ट आ रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो इनकमिंग है मुझे सप्लायर से भी नेगोशिएट करना है, मुझे जो इन्वेंट्री में रख रहा हूं उस इन्वेंट्री का भी प्रॉपर मैनेजमेंट रखना है। इन सब चीजों के ऊपर ऑल टुगेदर हम लोग काम करते हैं। तो ये डीमार्ट की स्ट्रेटेजी है, दैट्स व्हाई डीमार्ट कम प्राइस में बेच पा रहा है। तो इन अबाउट सिनेरियो कनेक्ट करेंगे हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस को कि भैया कहां पर वैल्यू एडिशन हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप समझते हैं आप लोग। यहां पर कॉस्ट लीडर कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है आपके लिए कॉस्ट लीडर हो जाएगा आपका डीमार्ट। डीमार्ट कॉस्ट लीडर क्यों है? क्योंकि उसकी प्राइस कम है, वो लीडरशिप पे काम कर रहा है। तो कॉस्ट लीडरशिप पे ऊपर काम कर रहा है तो उसका टारगेट है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस, कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब है कि आपके कॉस्ट किस किस पॉइंट पर, कहां पर कौन से फिक्स्ड खर्चे हैं, कौन से वेरिएबल खर्चे हैं, उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज किया इन लोगों ने। तो ये डीमार्ट करता है, जबकि हमारे पड़ोस की दुकान वाले को तो क्या समझ में नहीं आता है कि भाई साहब कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है। डीमार्ट को समझ में आता है, क्यों? क्योंकि डीमार्ट एक बहुत बड़ा रिटेल चेन है, बहुत बड़ा रिटेल चेन है और उनके पास हर एक हमारे जैसे लोग भी अवेलेबल हैं आप उनकी मदद करने के लिए। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, दैट मींस टोयोटा। टोयोटा का ग्लांजा याद है ना? तो मिस्टर आशु इज रेडी टू पे 10 लाख फॉर टोयोटा ग्लांजा कार। मैं भैया 10 लाख देगा रे, मैं 10 लाख देगा टोयोटा को। तो टोयोटा वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। टोयोटा चाहता है कि मैं 1 लाख का प्रॉफिट कमाऊं। अब पॉइंट क्या था इसका, मतलब टोयोटा को 9 लाख रुपए में बनाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज फॉर कंपनीज, हाउ टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर द कार अंडर 9 लाख।
अब नेक्स्ट चैलेंज आ जाता है टोयोटा के लिए कि इस कार को 9 लाख के अंदर अंदर कैसे डिजाइन करूं और कैसे मैन्युफैक्चरिंग करूं। टू अंडरस्टैंड दिस वी विल अंडरस्टैंड टारगेट कॉस्टिंग, ऑब्वियसली बात है टारगेट कॉस्टिंग समझेंगे, वैल्यू इंजीनियरिंग, नॉन वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड समझा चुका हूं, कॉस्ट रिडक्शन कैसे करना है वो समझा चुका हूं, प्रोडक्ट की डिजाइन में चेंज नैनो के एग्जांपल से समझा चुका हूं, लाइफ साइकिल कॉस्ट मतलब कि पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर कहां कहां पे कौन कौन सी लेवल्स पर कॉस्ट लग रही है, दैट मींस डिजाइनिंग में, आर&डी में, इन सब चीजों के लिए लाइफ साइकिल कॉस्ट। लाइफ साइकिल कॉस्ट का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट हुई कॉस्ट से लेकर के वो समय जहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लगने वाला खर्चा बंद हो जाए, दैट मींस इन शॉर्ट जहां पर उसका वारंटी पीरियड भी एक्सपायर हो जाए। समझ रहे हो? आफ्टर सेल जो खर्चा होता है वो भी आपकी लाइफ साइकिल कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करता है, लेकिन अप टू वारंटी पीरियड। वारंटी पीरियड खत्म हो जाए, सपोज से ये फोन मैंने लिया, इस फोन पर 1 साल की वारंटी थी, तो एक प्रकार से उन्होंने इसको बनाने में लगा उनका खर्चा साहब 1 लाख रुपए, बनाने में 1 लाख का खर्चा लग गया। अब सपोज से, खैर अपन नहीं बोलेंगे, भगवान ना करे, कल को 1 साल के अंदर अंदर, हालांकि इसको तो 1 साल क्रॉस हो चुका है, क्या इसमें क्या सोचेंगे अपन, सपोज से इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है जिसके कारण से मोबाइल जो है खराब हो जाता है, तो इसमें अब मैं सर्विस सेंटर पे लेके जाता हूँ, सर्विस सेंटर वालों का खर्चा आ जाता है 20,000 रुपए। वो मेरे को कह सकते हैं क्या कि 20,000 रुपए दो? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरा फोन वारंटी में है, तो अब उनको ये 20,000 रुपए उनको बियर करना पड़ेगा। तो ये जो 20,000 है ये उनके लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ही कॉस्ट, इस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट ही कहलाएगा। आई होप यू कैन लिंक विद दैट। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट ये होता है। इसीलिए कहते हैं कि चीजें क्या है ना, जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। इसीलिए हम जो करते हैं वो भाई साहब इसीलिए इस लेवल से पढ़ाते हैं। चलो, एप्पल वर्सेस ओप्पो, बेस्ट एग्जांपल फॉर द कॉस्ट लीडरशिप वर्सेस कॉस्ट डिफरेंशिएशन। तो why one mobile of Apple sell at around 1 lakh and another phone of Oppo sell at around 20 lakh? क्यों? Do you think manufacturing cost of Apple is 80,000 more? आपको लगता है कि एप्पल की कॉस्ट 20,000 की जगह जो 1 लाख हो रहा है, 80,000 रुपए एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? नो, ऑब्वियसली नॉट। बट एप्पल सेलिंग प्राइस कवर करता है आपकी ब्रांड वैल्यू, एप्पल सेलिंग प्राइस कवर करता है ब्रांड वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डिफरेंशिएशन प्राइसिंग, इनोवेशन, डिजाइन। जबकि आपका ओप्पो क्या कवर करता है? वो करता है भैया अफोर्डेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी। हेयर वी विल लर्न कॉस्ट लीडरशिप वर्सेस कॉस्ट डिफरेंशिएशन। तो यहां पर हमने कॉस्ट लीडरशिप वर्सेस कॉस्ट डिफरेंशिएशन देखा। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कॉस्ट लीडरशिप मतलब कि ओप्पो, कॉस्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि कॉपी नहीं करना है, कॉपी करने का अलग से समय दे दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, रोड साइड कॉफी एट द रेट 20 वर्सेस स्टारबक्स कॉफी एट द रेट 400। तो अब यहां पर कस्टमर जो है वो बेसिकली क्यों दे रहा है? वो आपके प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी ब्रांड की भी दे रहा है, कन्वीनियंस की दे रहा है, एम्बियंस की दे रहा है, और उसको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना उस चीज के पैसे दे रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं तो कोई किसी के पास फ्री का पैसा नहीं है जो स्टारबक्स वाले को 20 रुपए के माल के 400 देगा, नहीं। उनको उस चीज के लिए वैल्यू जो खर्च कर रहे हैं उसके लिए उसको रिजल्ट भी मिल रहा है। तो SCM not only teaches us how to reduce the cost, rather it teaches us how to manage cost structure of company with value provided to customer in a strategic manner। तो हमारा काम केवल कॉस्ट को रिड्यूस करना नहीं होता, बल्कि हमारा काम होता है इस कॉस्ट स्ट्रक्चर को इस तरीके से मैनेज करना कि हम जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कस्टमर को वो मीट आउट हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट, अमेजन और मिंत्रा। अब भाई साहब इससे, यस, ये वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया। अमेजन और मिंत्रा का एक एग्जांपल है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आपको पता है, आप लोग कभी भी अमेजन से सामान मंगाओगे या मिंत्रा से सामान मंगाओगे, मैंने तो इन दोनों से बहुत सामान मंगाए हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी खूब मंगाए होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, अमेजन और मिंत्रा में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मिंत्रा वाले जो है ना, ये बेसिकली इनकी रिफंड पॉलिसी बड़ी अच्छी है। अच्छी इन द सेंस, सपोज से मैंने ये शर्ट मंगाया मिंत्रा से, ऑल्दो ये शर्ट मिंत्रा का नहीं है, किसका है भाई? यूएस पोलो का है, लोगों से समझ में आया। तो मिंत्रा से मैंने मंगाया और मुझे समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया, सपोज से 1500 का मैंने कोई शर्ट मंगाया, शर्ट आ गया, उन्होंने कहा था 7 डेज की रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी है, इवन रिफंड भी कर देंगे। तो मैंने मंगाई, मैंने क्या किया, मैंने 10 शर्ट मंगाई, उनमें से मैंने 9 रिटर्न कर दी, रखा केवल एक।
उनके कुरियर के डिलीवरी चार्जेस कितने पर लगे सर? 10 के तो लाने पर और 9 को ले जाने पर। अल्टीमेटली इस 9 को जो हमने रिटर्न किया, इसको टू एंड फ्रॉम दोनों के खर्चे लग गए क्या? लग गए। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ऐसे ही कल को मेरे जैसे कस्टमर मिंत्रा को मिलने लग जाएं कि भाई साहब मंगाएंगे 50 शर्ट, रखेंगे एक, बाकी 49 रिटर्न। अब मैं ये वाली प्रैक्टिस में कंटिन्यूअसली कर रहा हूं और मुझे करते करते 30-40 बार मैंने ये चीज कर दी। अब 30-40 बार ये मैंने कर दिया तो मिंत्रा वाले क्या करते हैं, ऐसे कस्टमर के ऊपर कहते साहब रिटर्न में आपको डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो आपको बियर करने पड़ेंगे। रिटर्न में जो डिलीवरी चार्जेस है वो आपको बियर करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कैंसिलेशन चार्जेस के नाम पर या रिटर्न चार्जेस के नाम पर हर शर्ट के 50 रुपए लेंगे सर। ऐसा क्यों किया? क्या ये सबके साथ करते हैं? आंसर है नो। उन्होंने अपने कस्टमर को समझा, कस्टमर का से प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की। इसको बोलते हैं कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये एक कॉन्सेप्ट आपके यहां पर भी पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का भी एक टॉपिक है। तो सेम मिंत्रा वाले केस में कुछ इसी तरीके से रहेगा कि कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस किया, और ये जो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस किया तो उसके बेसिस पर हमने ये डिलीवरी चार्जेस का डिसीजन लिया। ये हमने कैसे किया? हमने हमारे लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए किया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए पढ़िए। Sometimes company needs to analyze customer profitability as Amazon or Myntra will not be profitable if a customer return purchased item on regular basis। अगर रेगुलर बेसिस पे करता रहेगा तो भाई साहब उसको तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका प्रॉफिट हो रहा है वो तो उसकी डिलीवरी चार्जेस में चल जा रहा है। तो अंडरस्टैंड करिएगा यहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर की या आपके प्रोडक्ट की। कल को ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपको पता चल रहा है कि यार ये प्रोडक्ट ही घटिया है, ये प्रोडक्ट ही घटिया है, ये तो जाएगा तो रिटर्न होकर के आएगा, या कोई सेगमेंट है वो पूरा का पूरा सेगमेंट ही घटिया है, तो इसलिए आपको एनालिसिस करना है आपके कस्टमर का, आपके प्रोडक्ट का, आपके सेगमेंट का। ये भी एक अलग स्ट्रेटेजी आपको सीखने को मिलेगी। देन ओला और उबर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग आप लोग समझें, आपने आप तक सीखा था इंटर तक कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। फाइनल कहता है नहीं साहब, स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग कहता है कि पीक आवर्स में, बारिश के टाइम पर, हैवी ट्रैफिक के टाइम पर या नाइट आवर्स में प्राइसिंग चेंज हो जाती है। तो ओला एंड उबर आर गुड रियल एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग। लाइक ड्यूरिंग पीक आवर्स fare increase due to higher demand and limited availability of vehicle. Pricing is not only based on cost plus profit is equal to selling price. In short, in SCM, pricing is not only based on cost. Company also consider demand, supply, competition, customer की willingness to pay and available capacity. आप सोच के देखो यार, मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी रिसेंट की बात बताता हूँ, 4 दिन पहले की बात है। मेरे पास जो है, मैं जिम गया, जिम से जब बाहर आया तो मेरी कार का टायर था पंक्चर। अब आपको पता है कि यार मेरे पास क्या ऑप्शन है। मेरे को पता है कि भाई साहब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं कार के टायर को आइदर या तो मैं कार को टायर को रिप्लेस करने वाले बंदे को लेकर के बुलाऊं और फिर वो यहां से स्टेपनी पर चेंज करे और इतना काम हो, उसमें लगेगा बहुत ज्यादा समय। या मैंने ये सोचा कि यार यहां से 100 मीटर की दूरी पर, एक्चुअलिटी है जो मैं बता रहा हूं मेरे साथ हुआ है, यहां से 100 या 150 मीटर की दूरी पर एक टायर की शॉप थी। तो मैंने क्या किया, गाड़ी को 10 या 20 की स्पीड में मैंने उसको चलाया और मैं उसके पास ले जाके गाड़ी खड़ी कर दी। अब उसने मेरी गाड़ी देखी, उसको देखा, उसने लगा कि यार भाई साहब स्कॉर्पियो आ रहा है मेरे पास। तो उसने कहा कि यार बड़ा 25 लाख 30 लाख रुपए की गाड़ी लेकर भी घूम रहा है, तो भाई साहब पैसे दे वाला, कोई दिक्कत नहीं है। मजबूरी उसको दिख रही थी। उसने मेरे को कहा कि साहब पंक्चर तो निकाल दूंगा लेकिन 200 रुपए लूंगा। मुझे क्या कर सकता हूं मैं कुछ कर सकता हूं क्या? मैं क्या कहूंगा कि भाई मत निकाल पंक्चर, मैं तो पंक्चर को ले जाऊंगा, तू 200 रुपए मांग रहा है इसलिए। नहीं बाबा, उसने भी स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग लगाई। उसको पता है कि कस्टमर विलिंगनेस टू पे, कस्टमर पे करेगा, और मैंने उसको 200 रुपए ही दिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं मजबूरी का शिकार हूं, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। आप खुद सोच के देखो, आपने बहुत जगह देखा होगा जहां पर कंपटीशन है वहां पर बायर विनर होता है, और जहां मोनोपोली होती है वहां पर सप्लायर विनर होता है। ऐसा क्यों? आज अगर मैं बात करूं, ओप्पो, वीवो, जियोमी, एमआई, ये सारे के सारे फोन्स आपस में लड़ते रहते हैं, तो इनकी प्राइसिंग कभी भी
ऊपर नीचे हो ही नहीं सकती, इनको आसपास का ध्यान में रख करके चलना पड़ता है। लेकिन एप्पल क्या है, वो प्राइस डिसाइडर है, उसे पता है कि भाई साहब अपना प्रोडक्ट मोनोपोली का है, तो एप्पल इज द विनर। एप्पल क्यों विनर है, क्योंकि उसको पता है 3-3 महीने की वेटिंग जाएगी साहब मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, इतना मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा, उससे ज्यादा की तो डिमांड आएगी। लेकिन वही ओप्पो वाले इंतजार करते हैं, आजा अब तो आजा। तो इसलिए वहां पर भी क्या है, उन्होंने क्या किया, डिमांड सप्लाई कस्टमर विलिंगनेस टू पे, कस्टमर विलिंगनेस टू पे, इस चीज को आधार बनाया और इसके आधार पर एप्पल अपनी प्राइसिंग डिसाइड करता है। तो एट लास्ट, अब ये बात हो गई, कंक्लूड कर रहा हूं मैं अपने इस टॉपिक को। एट लास्ट वी कैन से एससीएम इज नॉट अबाउट रिड्यूसिंग द कॉस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि एससीएम का मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करना नहीं है, इट इज अबाउट मैनेजिंग, कि इस ये क्या है, मैनेज करना है, किसको, कॉस्ट को, कस्टमर को, कंपटीशन को, वैल्यू को, जो वैल्यू एडिशन कर रहे हो उसको, स्ट्रेटेजी टू अचीव सस्टेनेबल। आप ध्यान दोगे मैंने सस्टेनेबल को अलग कलर लिया है। सस्टेनेबल का मतलब केवल ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को नहीं जो आज तो है और कल नहीं है, तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना जो कि सस्टेनेबल हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का सिलेबस इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किया है। 1 आवर 30 मिनट्स मुझे इस पूरे प्रोसेस को समझाने में लगा है। अब जिनको लगता है कि मुझे ये कॉपी कर लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, मैं कॉपी करने का जो समय देता हूं वो कुछ इस प्रकार से देता हूं कि मैं करूंगा फुल स्क्रीन, आपको करना है वीडियो को पॉज। आइदर अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि हम लिखने का समय दूंगा, मैंने कहा दे रहा हूं ना, क्या मैं आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, कैसे, मैं बोलूंगा 3-2-1 पॉज। जैसे ही आप पॉज करेंगे तो आपको वो स्क्रीन रुक जाएगी। उस स्क्रीन पर जितना भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा आप कॉपी कर लेंगे, वो सारा का सारा आप लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, जो भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको पूरे को जब आप कॉपी कर लोगे, देन फिर मैं स्क्रीन थोड़ी सी अप कर देंगे, फिर पोज को हटाएंगे, प्ले करेंगे, फिर मैं स्क्रीन अप कर दूंगा, फिर वो आप कर लेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूं 3-2-1 वीडियो पोज। अब जितना भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको पूरे को आपको कॉपी करना था। आई होप आपने कॉपी किया। ये वापस से यहां पर वीडियो पोज करना, जितना भी स्क्रीन पर डिस्प्ले है वो पूरा का पूरा कॉपी कर देना। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा जितना वीडियो पोज करके। देन आप लोग इस स्क्रीन पर जितना भी लिखा हुआ है वहां तक का पूरा कॉपी कर लेंगे। देन आप लोग इसको कॉपी करेंगे, वीडियो को पॉज कर करके कॉपी करना है आप लोगों को। देन इसको कॉपी कर लेंगे। देन इस एग्जाम्पल को कॉपी करेंगे, वीडियो पॉज कर करके कॉपी करना है। देन इसको कॉपी कर लेंगे। देन इसको कॉपी कर लेंगे। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, एससीएम इन रियल लाइफ। ये एग्जाम्पल नंबर 1 को कॉपी करेंगे आप लोग, स्ट्रेटेजी ऑफ डीमार्ट तक का कॉपी कर लेना। देन आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे। जिनको चाहिए कि मैं कॉपी नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में मैं ये ऐड करूंगा, तो आप लोग इसको वहां से प्रिंट आउट ले सकते हो। आगे चल करके मैं इसको भी एससीएम का सार बुक में ही ऐड कर दूंगा। देन आप लोग इसको कॉपी करेंगे। देन इसको कॉपी करेंगे। ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे।
और देन आप लोग इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। दैट्स ऑल। आई होप आप में से कुछ लोगों ने कॉपी किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आई डोंट नो कि आप लोगों ने कॉपी किया कि नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं अगले 25 मिनट्स का जो समय बाकी है, वैसे बोल दो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 20 मिनट्स पहले आप लोगों को छोड़ा था। दैट मीन्स पहला लेक्चर जो मैंने लिया वो बहुत कम मिनट का लिया था। आई थिंक 1 आवर 35 मिनट्स का लिया, 25 मिनट्स बाकी हैं। मैं आपको बता दूं मेरी जो क्लासेस रहेंगी वो इस तरीके से रहेगा कि मैं 2 आवर्स ए लेक्चर आपको कंप्लीट करूंगा। देन अगर कल को कोई लेक्चर 2 आवर्स 10 मिनट्स का होगा तो नेक्स्ट लेक्चर 1 आवर 50 मिनट्स का हो जाएगा। दैट मीन्स 10 मिनट्स को कॉम्पनसेट कर दूंगा। अगर कोई लेक्चर 1 आवर 40 मिनट्स का हुआ है तो ये 20 मिनट्स में दूसरे किसी लेक्चर में 20 मिनट्स यूज करूंगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो मेरा जो लेक्चर 1 है इंट्रोडक्शन का, जो मैंने आपको एनालिसिस वाला कराया था, वो मैंने आप लोगों के साथ यूज किया है 96 मिनट्स का। दैट मीन्स 24 मिनट्स का मेरे पास सरप्लस पड़ा है। अभी मेरे पास 25 मिनट्स का समय है जो मैं यूज कर लूंगा, वो मेरा हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को एक बुक मिला है, दैट मीन्स मेरा एससीएम का सार मल्टी कलर हैंड रिटन कॉन्सेप्ट नोटबुक, जो कि आप लोगों के लिए रहने वाला है। जय जय श्री गणेश। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज एससीएम का सार मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आई हैव कवर्ड ऑल कॉन्सेप्ट नोट्स for this subject CM final SCM when I try to cover each and every concept in this book. I have used multiple color to highlight the important content, so you use the color in this book as below. कैसे यूज करना है? अगर आपको कुछ इस तरीके से डार्क ब्लू कलर दिखता है तो दैट मीन्स वो आपके बुक के अंदर कोई भी हेडिंग है, दैट मीन्स पर्टिकुलरली कोई कॉन्सेप्ट है। ब्लैक कलर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल नोट्स का कंटेंट है, कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है, बस नोट्स का पार्ट फॉर्म करेगा। ये सियान कलर है, मैंने कलर का नाम भी जो आपका ब्लू है उसको ब्लू कलर लिखा है, ब्लैक है उसको ब्लैक कलर लिखा है, सियान को सियान कलर, रेड को रेड कलर में और ग्रीन को ग्रीन कलर में। तो सियान कलर कहता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या अटेंशन सीकर होगा, दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट से थोड़ा पहले वाला एरिया। देन रेड कलर है तो भाई साहब डेंजर पॉइंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या कीवर्ड्स या कोई फॉर्मूला होगा तो रेड कलर में होगा, और ग्रीन कलर में हम लोग एग्जांपल यूज करेंगे। तो आई ट्राई टू यूज चार्ट वेयर एवर नेसेसरी टू एक्सप्लेन टू समराइज। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर मैंने चार्ट भी यूज करे हैं करके, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अब अबाउट द ऑथर कुछ ऑलरेडी आपको मेरे बारे में पता चल चुका है। अब आप पहले तो ये चेकआउट कर सकते हो कि मैं अब कैसा दिख रहा हूं, और इस यहां पर मैं फोटोग्राफ में, ऑल्दो ये वाली भी मेरी ऑलरेडी 25 केजी कम करने के बाद की फोटोज है, मतलब 25 केजीज कम करने के बाद का प्रोसेस पर ये फोटो थी मेरी। अब तो खैर मैं इस वाली फोटो से भी मैंने फर्दर आई थिंक समवेयर क्लोज टू 25 और कम कर लिया है यहाँ से, और आपको ड्यूरिंग द बैच ही आपको नजर आएगा कि मैं कहीं ना कहीं 10 से 15 किलो और कम कर लूंगा, ऐसा मेरा मानना है। वो कहते हैं ना कुछ ख्वाब, तो ख्वाब है मेरे, बाकी देखते हैं, लेट्स सी। चलिए अबाउट द ऑथर कुछ अलग है यहाँ पर। अबाउट द ऑथर में यहाँ पर अलग है, क्या लिखा है? आशुतोष लाटा सर वाज नॉट ए स्टूडियस स्टूडेंट। अपन स्टूडियस स्टूडेंट नहीं थे स्कूल लाइफ में। मैंने स्कूल लाइफ में सेकंड डिवीजन भी फेस किया हुआ है। ही नेवर मेक ए प्लान टू परस्यू सीए कोर्स। मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं सीए कोर्स नाम का कुछ करने वाला हूँ। He came to know about CMA course for the first time when he was in CA Inter। जब मैं CA Inter में था तब जाकर के मुझे पता चला अच्छा CMA नाम से भी कोई कोर्स होता है। His life changed when he passed CPT। जब मैंने CPT जिसे आज CA फाउंडेशन कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास की, तो भाई साहब अपने लिए तो सपने जैसा था कि मैं सेकंड डिविजनर वो स्कोर कर सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में CPT पास। Although he scored only 52.50%, that means 105 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 200 CPT के अंदर। Thereafter he never saw back, and for this he always give credit to the friend circle with whom he started his CA Inter journey, as they all were rank holders। क्योंकि मैंने इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जैसे ही मैं IPCC में आया, दैट मीन्स उस टाइम पे IPCC बोलते थे, अब इंटर बोलते हैं, तो जब मैं CA इंटर में आया उस टाइम पर, तो मेरे सारे की सारी फ्रेंड सर्कल जो है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की थी। तो मुझे उनके साथ रहकर के मुझे पता चला कि यार आखिर क्या वैल्यूज हैं, क्या मायने हैं इन सब चीजों की, रैंक क्या होती है, किस तरीके से पढ़ना होता है, इन सब चीजों का। नाउ आशुतोष लाटा सर इज ए CA एंड CMA बाय प्रोफेशन। ही इज प्रोफेसर बाय पैशन। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1। ये कैडबरी में जॉब किया।
आपके हेड ऑफिस मुंबई में, विच ही लेफ्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट ईयर में अपन ने उनको छोड़ दिया। भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, हमको तो बगस दो, मुझे घर जाना है। ओनली एज ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड टू वर्क इन द कंपनी ड्यू टू पैशन ऑफ टीचिंग, ही पजेस वॉज टीचिंग एक्सपीरियंस, कॉस्टिंग पढ़ा लेता हूँ, एफएम भी अच्छा पढ़ा लेता हूँ, एससीएम बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, एसएफएम भी पढ़ा लेता हूँ बहुत अच्छा। टू वेरियस स्टूडेंट ऑफ सीए, सीएमए एंड सीएस फ्रॉम 2015 में पढ़ा रहा हूँ, विजिटिंग फैकल्टी रहा ही हूँ। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कुल मिला करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ फैकल्टीज सीएमए फाइनल का हमने ग्रुप 3 के अंदर जो है वो रखे हैं कि भैया लोगों के लिए जैसे शिवांगी मैम है, अर्जुन छाबड़ा सर है, शुभम सिंगल सर हैं, आपके एसएफएम के लिए नागेंद्र शाह सर हैं, आदित्य जैन सर हैं, डीटी के लिए बीबी सर हैं, विजय सारडा सर हैं, अक्षय सेन सर हैं, और एससीएम के लिए मैं स्वयं हूँ। ग्रुप 4 की बात कर लेते हैं तो ग्रुप 4 के अंदर हमारे पास निखिल गुप्ता सर हैं, संतोष कुमार सर हैं, विशाल भट्टर सर हैं, यशवंत मंगल सर हैं, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी फैकल्टीज जो आपको अवलित चाहिए तो उनके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे सेल्स टीम का नंबर है, टेक्निकल टीम का नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बता दूं बेस्ट टू बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको अदर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो आप टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे टॉप स्कोरर्स, ये तो बहुत पुराने वाले टॉप स्कोरर्स ऐड किए हुए हैं इस बुक में। उसके बाद तो अभी रिसेंट वाले अगर टॉप स्कोरर ऐड करने लग जाएंगे तो हमारे एग्जामिनेशन के लिए ही अपने आप में एक बुक बन जाएगी। ये आपको इंडेक्स दिया हुआ है आपके चैप्टर्स के अंदर, क्वांटिटेटिव टेक्निक का भी इसी बुक में है। आई ऑलवेज सेज इट, यू विल ऑल्सो फील दिस। कॉस्टिंग आसान है, ये आप देख सकते हैं। कॉस्टिंग आसान है, आसान रहेगी, डोंट वरी, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। फटाफट से आ जाइएगा इस इंट्रोडक्शन के पार्ट पर, जो कि मैं आप लोगों को अगले 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जितना डिस्कस किया है बस केवल उसी के इर्द गिर्द ये नोट्स घूमने वाले हैं। फास्टली डिक्टेट करूंगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी लिमिटेशंस क्या है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो पहले फुल्ली फोकस था कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन पर, एंड आल्सो इन्वॉल्व अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवरहेड टू द प्रोडक्शन। क्योंकि पहले क्या होता था, आपको पता है, आपने पेपर 8 के अंदर ओवरहेड चैप्टर पढ़ा। ओवरहेड के अंदर क्या होता था कि साहब सारे के सारे ओवरहेड्स के खर्चे जोड़ लिए जाते थे और उनको किसी भी एक बेसिस पर, लेबर आवर्स के बेसिस पर या मशीन आवर्स के बेसिस पर बांट दिया जाता था। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जब आपने देखा तो आपको पता लगा आइला सारे ओवरहेड एक ही बेसिस पे नहीं बढ़ते हैं, हर एक ओवरहेड का अपना अपना एक एक्टिविटी ड्राइवर होता है। लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहता है नहीं साहब, एक ही ड्राइवर है, या तो लेबर है या आपका मशीन आवर्स है। इट इन्वॉल्व कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करते हैं, वी कैन से कंपेयर करते हैं बजट और स्टैंडर्ड को, फिर एनालाइज करते हैं उसके डिफरेंस को, और फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर वो बजट तक पहुंच सके। ये मतलब एक प्रकार से करेक्टिव एक्शन पर जाते हैं, मतलब कि पहले गलती करेंगे फिर सुधारेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहता है पहले स्ट्रेटेजी बनाओ ना, गलती हो ही ना। तो लिमिटेशंस क्या थी, बहुत ज्यादा फोकस था कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन पर, शॉर्ट टर्म आउटलुक था, लॉन्ग टर्म से इनको मतलब ही नहीं था कि भाई साहब लॉन्ग टर्म में क्या होगा। रिएक्टिव अप्रोच थी, रिएक्टिव इन द सेंस एक्शन का रिएक्शन होता था, गलती हो गई तो सुधार देते थे, कंपटीशन को इग्नोर करते थे, मार्केट ग्रोथ और कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है उससे उनको मतलब नहीं था, लेस फोकस था एनालिसिस पर और इम्प्रोवाइजेशन पर। ट्रेडिशनल अकाउंट्स रिलाय करते थे अकाउंटिंग डेटा पर, जो कि मिसलीडिंग हो सकते हैं एट सम टाइम, डिसमिस करता है मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स को। तो ये सारी चीजें इंफीरियर क्वालिटी एंड ऑल, उनको प्राइस कम करने से मतलब है इंफीरियर क्वालिटी हो रही है तो होने दो। इन द ग्लोबल, कुल मिलाकर के स्ट्रेटेजी एक्शन क्या होता है, स्ट्रेटेजी इज ए सेट ऑफ एक्शन टेकन बाय द मैनेजर ऑफ अ कंपनी टू इंक्रीज द कंपनीज परफॉर्मेंस। को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस इज टू अर्न बेटर प्रॉफिट, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिएट करना है वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। ये स्ट्रेटेजीज है। तो स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट एक फिलोसॉफी है, एक एटीट्यूड है या एक सेट ऑफ टेक्निक है टू कंट्रीब्यूट इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ कंपनी। ध्यान से सुनना, फ्यूचर को शेप देने का काम करना है। तो फ्यूचर को शेप देना है, दैट मींस लॉन्ग टर्म विजन है। फॉर एग्जांपल कंपनी इनकर करेगा एक्स्ट्रा कॉस्ट टू कीप आपका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन रनिंग फॉर 24 आवर्स ऑन डेली बेसिस, ताकि एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लोग लगाएं ताकि भाई साहब किसी भी तरह का बाद में जाकर के कोई भी समस्या ना आए। आपको बाद में करेक्टिव एक्शन नहीं लेना, प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। व्हाट इज स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट, केवल और केवल जो हाईलाइटेड पॉइंट है वही पढ़ूंगा आपको। स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, एक टेक्निक है जो रिड्यूस करती है कॉस्ट को, लेकिन एट द सेम टाइम बिजनेस की पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हुए, दैट मींस फ्यूचर को आपका स्ट्रेंथन करते हुए। आपका एससीएम क्या है, कंबाइन करता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जो कि कॉस्ट इंफॉर्मेशन से आए इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन बिजनेस। मतलब कुल मिलाकर के पूरा का पूरा फोकस
जो भी काम करने का है अपने फ्यूचर को कहते हैं ना मजबूत बनाने के लिए करते हैं। तो भाई साहब एक एक नींव का पत्थर बना रहे हैं ना, तो उससे पूरा मकान बनना चाहिए एट दी एंड। सेम वही सिनेरियो इनका यहाँ पर। इट मेजर मैनेज करेगा, कॉस्ट अलाइन करेगा कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, इंप्रूव करेगा स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए। इट इज नॉट लिमिटेड टू यूजिंग, केवल इसके लिए नहीं है कि कॉस्ट का जो इंफॉर्मेशन आई है उससे मैनेजर डिसीजन मेकिंग कर ले, नहीं भाई साहब। आपका काम रहेगा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कैसे आएगा, या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो या कॉस्ट लीडरशिप हो। ऑलरेडी बता चुका हूं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है और कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब एप्पल, कॉस्ट लीडरशिप मतलब ओप्पो। चाहो तो यहां पे लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्लियर है। सस्टेनेबल होना चाहिए, क्यों लॉन्ग टर्म में जाएगा। तो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आर कंपनीज असेट और एबिलिटी दैट आर डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट। आपने अगर सस्टेनेबल बनाओगे ना तो डुप्लीकेट या मतलब किसी का कॉपी करना संभव नहीं है। सुपीरियर क्वालिटी पर फोकस किया जाएगा कुल मिलाकर के। देन ये फालतू का एग्जांपल है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्या है क्या नहीं है आप लोग खुद से इसको रीड आउट कर सकते हो। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं। इससे ज्यादा मैं ऑलरेडी एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुका हूं। अब इसको समराइज कर देते हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है क्या नहीं है। इसका शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट होता है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट पर चलता है। शॉर्ट टर्म देखता है ट्रेडिशनल और ये आपका लॉन्ग टर्म। इसका फोकस केवल इंटरनल सिस्टम से मतलब है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहता है ना साहब इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों सेटअप देखते हुए चलना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन है। ये आपके वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये ईच वैल्यू एक्टिविटी हैज ए सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर, मतलब कि यहां पर केवल और केवल आपकी क्वांटिटी या लेबर आवर्स या मशीन आवर्स है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हर एक का अपना अलग ड्राइवर है। इसका ऑब्जेक्ट है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, वेरिएंस रिपोर्टिंग करना, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ताकि अचीव कर सके सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। अब चीजें क्या हो रही है, अब मैं इसको फास्टली ले रहा हूं ना तो भी, लेकिन आपको समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को कॉस्ट लीडरशिप क्या है वो समझा चुका हूं। ओप्पो का मोबाइल क्या है, कॉस्ट लीडरशिप है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, एप्पल का मोबाइल। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन करना, यहां पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट प्लस कॉस्ट कंट्रोल प्लस कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू इंप्रूवमेंट एट द सेम टाइम। यहां इंक्रीज होगा कैश फ्लो फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए, यहां इंक्रीज कैश फ्लो होगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। यहां रिस्क अवर्स अप्रोच है, ये रिस्क टेकिंग अप्रोच होती है ताकि हम अडॉप्ट कर सके चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। ऐसे नहीं डर के मारे नहीं कि डर रहे हैं भाई साहब, बात खत्म, ठीक है। लास्ट कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन क्या है, तो कॉस्ट कंट्रोल है एक टेक्निक है जो प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड अलाइन करती है उनको प्रॉपर्ली कि बजटेड कॉस्ट के साथ, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई रीजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉस्ट एक्चुअल एंड बजट, और फिर नेसेसरी एक्शन ले सके। देखिए फॉर एग्जांपल आप लोगों को फाइनल में एससीएम की क्लास लेनी है। आपने बजट बनाया कि मेरे को एससीएम की क्लास लेनी है समवेयर 8000 की रेंज में, मेरे को एसएफएम की क्लास लेनी है समवेयर आपके 9000 की रेंज में, मेरे को डीटी की क्लास लेनी है समवेयर 10000 की रेंज में, और मेरे को लॉ की क्लास लेनी है समवेयर से 6000 की रेंज। सारा मिला के आपने बजट तैयार किया और बजट का टोटल आ गया जी आपके लिए 43 आ रहा है, 33 आ रहा है, 33,000 आपका आ रहा है। ये आपने बजट बनाया। बजट बनाने के बाद में जब आप एक्चुअलिटी लेने गए तो आपने देखा आशुतोष सर का तो डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, तो 8000 की जगह वो आइटम आपको मिल गया 7200 का या 7000। एसएफएम 9000 की जगह आपको मिला से 10000 का, ये 10000 की जगह आपको मिला सपोज से 6000 का, और ये जो 6000 का है ये 6000 का ही मिला। अब मुझे एक चीज बताओ, आप देखोगे कॉस्ट का टोटल लगाओगे तो टोटल कितना आ रहा है सर टोटल आ रहा है 29। अब आई ना आपकी तो कॉस्ट कम हो गई। अब आपको एनालिसिस की जरूरत है क्या, बहुत से लोग कहेंगे सर कोई जरूरत नहीं है, कॉस्ट तो कम हो रही है। मैं कह रहा हूं नहीं, एनालिसिस तब भी जरूरत है। आपने कहा कि मैंने ये बजट बनाया, पापा ने कहा ठीक है मैं 33,000 तेरे को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने कहा पापा मैं तो 29 में काम कर आया, तो भाई साहब पापा को टेंशन होगी। पापा खुश नहीं होंगे कि 4000 बच्चा बचा के लाया है, वो पूछेंगे क्यों बचा के लाया है, रीजन बता। तो आपने कहा कि सर आशुतोष सर का एससीएम में तो पापा 1000 का डिस्काउंट चल रहा था, तो पापा इस जगह खुश हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको जिस फैकल्टी का क्लास लेना था आपने उन्हीं फैकल्टी का क्लास लिया, बस उनका डिस्काउंट चल रहा था, तो आपको मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट होगा। आपको एसएफएम 9000 की जगह 10000 का पड़ा, 1000 रुपए महंगा पड़ा,
आपने कहा 1,000 रुपए महंगा है, लेकिन हुआ क्यों? पापा मैंने ना टीचर थोड़े और अपग्रेड कर दिए, अच्छे वाले टीचर से मैंने क्लास ले ली, तो पापा इस जगह पर भी खुश हो जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसे लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी क्लास मिली है। डीटी में आपने 10,000 की जगह 6,000 ले लिया, आपने कहा पापा देखो बजट बहुत ज्यादा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि पापा आपके पैसे बचा लूं, तो मैंने डीटी जो है वो किसी दूसरे फैकल्टी से ले लिया जो कि इतने अच्छे नहीं है, बट फिर भी मैं काम चला लूंगा। इसका मतलब आपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आपने लो में कोई क्वालिटी नहीं, पापा 6,000 सोचा था 6,000 में मिला है, और जिस टीचर से सोचा था उसका लिया है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में पापा को टेंशन हो जाएगी डायरेक्ट टैक्स की, क्योंकि पापा को पता है कि आपने कॉस्ट में कमी करी है, लेकिन कॉस्ट में कमी करी है कैसे? क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस क्या है? पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले आप बजट बनाएंगे, आप बजट बनाने के बाद में आप यहां पे बजट बनाया, बजट बनाने के बाद में आप एक्चुअल कॉस्ट को इवेल्युएट करेंगे, फिर आप उनके बीच में कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस को, फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे रीजंस को, फिर इंप्लीमेंट करेंगे आप इसके नेसेसरी कि भैया क्या नेसेसरी एक्शन है, जैसे कि एग्जांपल क्लासेस ऑफ सीएमए फाइनल फीस बजट मैंने आपको बता दिया। देन आपको कुल मिलाकर के एक प्रकार से ध्यान रखना है कि कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब रहेगा आपका अप टू दी स्टैंडर्ड तक, स्टैंडर्ड तक आपके जो चीजें हैं स्टैंडर्ड तक अलाइन हो जाए। बात कर रहे हैं कॉस्ट रिडक्शन की, तो इट इज ए प्रोसेस विच एम टू रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट विदाउट हार्मिंग इट्स क्वालिटी। कॉस्ट रिडक्शन शुड बी परमानेंट इन नेचर। जैसे कि मैंने किया था, कैसे किया था? मेरे साथ वेबसाइट को अपडेट करके, नैनो में किया था डिजाइन को बदल के। तो कॉस्ट रिडक्शन कैन बी बाय टू वेज, रिड्यूस कर दो टोटल कॉस्ट को विद सेम वॉल्यूम, या इंक्रीज कर दो वॉल्यूम विद सेम कॉस्ट। जैसे कि सपोज से मेरे पास खर्चा लग रहा था 1,80,000 का खर्चा लग रहा था 1,000 बच्चों पर, तो मेरे लिए कॉस्ट आ रही थी 180 रुपए पर स्टूडेंट। तो एक वे तो यह है कि मैं इस 1,000 को कैसे भी करके 2,000 तक पहुंचा दूं, तो 180 की जगह मेरे को 90 रुपीज का ही पड़ेगा। एक तरीका तो यह है, तो वो तरीका है आपका फर्स्ट वन, सॉरी सेकंड वन, इंक्रीज करो वॉल्यूम विद सेम कॉस्ट, इंक्रीज करो वॉल्यूम विद सेम कॉस्ट। और फर्स्ट वन है रिड्यूस कर दो टोटल कॉस्ट विद सेम वॉल्यूम। या फिर आप ये करो कि आपने क्या किया, 1,80,000 की जगह 50,000 रुपए में ही कर दिया, अब आपके 1,000 बच्चों के ऊपर 50 रुपए की कॉस्ट आ रही है। तो या तो आप टोटल में चेंज करो या फिर आप वॉल्यूम में बढ़ाओ, तो आपका कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया एलपीए की सीरियल की के लिए, या चेंज किया प्रोडक्ट डिजाइन में टाटा नैनो कार का। तो इन शॉर्ट वी कैन से कॉस्ट कंट्रोल रिप्रेजेंट करता है एफर्ट्स टू अचीव टारगेट या बजट कॉस्ट को अचीव करने के एफर्ट्स को कॉस्ट कंट्रोल बताता है, और कॉस्ट रिडक्शन रिप्रेजेंट करता है एफर्ट्स टू अचीव रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट। दैट्स ऑल। इसी के साथ ये पूरा का पूरा डिस्कशन होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कॉस्ट लीडरशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या हो गया? ओपो। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर आ जाता हूं फुल स्क्रीन पर। कॉस्ट लीडरशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं। दैट मींस ओपो। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोगों को, देखो मैं एक एक एग्जांपल से आपको वापस से कनेक्ट करता हूं कि आपको हर एक एग्जांपल से, क्योंकि अभी मेरे पास समय है, तो मैं आपको हर एक एग्जांपल से क्या क्या चीजें सीखने को मिली मैं वापस से आपको बताता हूं। देखिएगा ध्यान से। मैंने सबसे पहले आपको एक डीमार्ट वर्सेस रिटेल शॉप का दिया था। यहां पर आपकी क्या सिनेरियो बना था कि साहब यहां पर स्ट्रेटेजी जो डीमार्ट की है ना, वो बल्क परचेजिंग के थ्रू, सप्लायर से नेगोशिएशन करके, इन्वेंट्री एफिशिएंसी के थ्रू, फास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर के कारण से, लो कॉस्ट ऑपरेशन के कारण से, वो क्या है उनका प्रोसेस केवल और केवल प्राइस को कट करने का नहीं है, उनका प्रोसेस है ओवरऑल कस्टमर से ज्यादा टर्नओवर निकालने का। तो दैट्स व्हाई उन्होंने प्राइस को कम किया। इसे बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी, सॉरी पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। टोयोटा में टारगेट कॉस्टिंग सीखा आपने कि भैया 10 लाख की कार है, 1 लाख का प्रॉफिट रखना है, 9 लाख रुपए में कैसे बनेगा? टारगेट कॉस्टिंग। 9 लाख रुपए से ज्यादा बन रहा है तो रिडक्शन कैसे होगा? रिडक्शन प्रोग्राम। रिडक्शन प्रोग्राम करने के लिए आपने वैल्यू इंजीनियरिंग सीखा कि कौन सी नॉन वैल्यू एडेड है, कौन सी वैल्यू एडेड है। आई होप पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल से कनेक्ट करोगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी पूरी। एप्पल और ओप्पो से आपने सीखा कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है और कॉस्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आप लोगों ने एप्पल और ओप्पो से सीखा। डन। देन फोर्थ पर आपको रोड साइड और स्टारबक्स सिखाया। इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि बेसिकली स्टारबक्स जो है वो केवल और केवल आपकी कॉस्ट कॉफी की नहीं बेच रहा है,
वो उसके साथ साथ प्रोडक्ट का ब्रांड प्लस कन्वीनियंस प्लस एम्बियंस ये सब कुछ चीजें बेच रहा है। तो यहां पर काम आपका केवल और केवल कॉस्ट को कम करना नहीं है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। बेसिकली कॉस्ट को कम करने की जगह उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर कंपनी का जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उससे लिंक करने का है स्ट्रेटेजिक मैनर में। देन अमेजन और मिंत्रा, इससे आपने कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस सीखा, कस्टमर सेगमेंट एनालिसिस सीखा, या कस्टमर सेगमेंट एनालिसिस नहीं, आपने प्रोडक्ट एनालिसिस सीखा, सेगमेंट एनालिसिस सीखा और कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस सीखा। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सारे शर्ट बार बार रिटर्न कर रहा हूं तो मेरे को रिटर्न के ऊपर पॉलिसी लगा देंगे कि रिटर्न के केस में आपके पैसा लगेगा। ओला और उबर से आपने स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग सीखा कि कैसे कस्टमर के मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, वो ओला और उबर बताता है। दैट मींस आपके पीक आवर्स में, नाइट आवर्स में कैसी प्राइसिंग होगी, वो सब चीजें। क्यों? क्योंकि कस्टमर की विलिंगनेस टू पे को आपने जज किया, वो सारी चीजें आपने यहां पर सीखी। तो डिमांड, सप्लाई, कस्टमर का विलिंगनेस और आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपने सीखा कि मेरी बुक अगर 400 रुपए की कॉस्टिंग पड़ रही है और मेरे कॉम्पिटिटर की प्राइस 500 की कॉस्टिंग आ रही है, तो इसका मतलब मैं 100 रुपीज उनसे आगे हूं। दैट मींस मुझे 100 रुपीज का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो ये सारी चीजें आपने सीखी। एससीएम के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? कॉस्ट, कस्टमर, कंपटीशन, वैल्यू और स्ट्रेटेजी, ताकि सस्टेनेबल रहे। मेक श्योर सस्टेनेबल अचीवमेंट हो, वो सारी चीजों की। दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। आज आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा टारगेट कॉस्टिंग वाला चैप्टर। मैं आपको बता दूं, टारगेट कॉस्टिंग के अंदर मुझे 3 से 4 लेक्चर लगेगा, जहां पर मैं आप लोगों को पूरे नोट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उनसे सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर आप सब लोग क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड करेंगे। अब आप लोग अगले लेक्चर से, या मैं यूं कहूं अगले लेक्चर में हाफ लेक्चर तक मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद से आपका लिखने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। दैट मींस हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग चालू हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग अपनी कॉपी एंड पेन साथ में कैरी करेंगे। अलॉन्ग विद दैट आप लोग अपने पास कैलकुलेटर जरूर से साथ में रख लेंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास बुक पहुंच गई होगी। अगर नहीं पहुंची है तो आप लोग टारगेट कॉस्टिंग का चैप्टर का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक का, जो कि मैंने वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में दिया हुआ है। तो वो प्रिंट आउट लेकर के अपने साथ बैठिएगा, ताकि आपको जो क्वेश्चन कराऊं तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो मेक श्योर जब भी ये नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे उससे पहले आप वो प्रिंट आउट अपने साथ रखेंगे। ठीक है? आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, और मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसीएम आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और धमाल मचाएंगे, क्योंकि अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाले हैं। ओके गाइस, बाय।